नमस्कार। द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिज़ाइन एसोसिएशन की तरफ से मैं गोविंद सिंह यादव आप सभी का एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने प्रोग्राम गपशप में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम काफ़ी समय से गपशप प्रोग्राम कर रहे हैं और हर बुधवार को और रविवार को कोई ना कोई आता है जिससे गपशप करते हैं। हम तो उनसे सीखते हैं। आप सभी लोग जो लोग यहाँ हमारे साथ सम्मिलित होते हैं, उनको भी बहुत सारी जानकारी मिलती है थिएटर के बारे में, फ़िल्म के बारे में और उस शख्सियत के बारे में कि कितना काम किया उन्होंने। तो उसी कड़ी में हम सबके बहुत प्रिय और बहुत मतलब क्या बोलूँ मतलब पिता तुल्य श्री डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी, आप लखनऊ से हैं, आप एक साइंटिस्ट हैं और साथ ही आपने बहुत समय दिया है थिएटर को, सीरियल को, फ़िल्म्स को और लगातार आज भी आप एक्टिंग करते रहते हैं। सब में इतना जोश है एक्टिंग को लेके कि मैं क्या बोलूँ। तो हम सबके लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं और उनको यूपी संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है, फेलो अवार्ड मिला है और बहुत सारे अवार्ड मिले हैं सर को। और चलिए सर से मिलते हैं, सर से बातें करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। मैं क्या बोलूँ मतलब आप अगर उनके बारे में इंटरनेट पे डालें तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी आपको देखने को, सुनने को, पढ़ने को। लेकिन सर के साथ रह के उनसे सुनना, उनसे बातें करना वो हमेशा स्पेशल ही होगा। और अ, और क्या मतलब चलिए सर से मिलते हैं, बातें करते हैं और किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो यहाँ पे टाइप कर सकता है, सर से पूछ सकता है। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी से। सर नमस्कार। हाँ, नमस्कार गोविंद, थैंक यू सो मच सर मैं मतलब मुझे इनवाइटिंग बहुत मी अच्छा इन लग योर रहा है। प्रोग्राम। गोविंद, थैंक यू सो मच सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने हमेशा आपके बारे में बहुत सुना है। मतलब बहुत समय से जब मैं बीएनए में भी था, तब हम सुनते थे, है ना? कि सर काम करते हैं, सर बहुत अच्छे एक्टर हैं और खन्ना जी ने जैसे बोला कि सर ने बहुत काम किया है और सच में सर हमने तो देखा है आपको, अभी भी आप करते रहते हो सर। तो क्योंकि कई कई सदी बीत गई सर। क्योंकि जैसे मैंने आपका इंटरव्यू भी देख रहा था कि सीरियल जब शुरू हुआ तब आपने शुरू किया काम करना। अब सीरियल के कितने सारे तरीके अलग-अलग बन गए, है ना? तो वो लगातार चीज़ें चल ही रही हैं सर। तो मतलब मैं क्या बोलूँ कि कितनी सारी चीज़ें आपसे सीखी जा सकती हैं सर। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए इंस्टीट्यूट हो, एनएसडी हो, बीएनए हो। हाँ, जो लोग करते हैं उनसे ज़्यादा आप सीख सकते हैं उनके पास जाके, मुझे ऐसा लगता है। और वो लाइट में भी है सर कि लाइट आप पढ़ के नहीं सीख सकते। आप जब करेंगे और लोगों के पास जाएँगे, प्रैक्टिकल करेंगे तभी सीख सकते हैं सर। तो सर मैं ये चाहूँगा क्योंकि आपके बारे में बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं सर आपके मैंने देखे, है ना? सब जगह ये हो चुका कि मतलब सर ने कैसे शुरुआत की, सर एक इंजीनियर थे, सर को बहुत सपोर्ट मिला, दोस्त भी हुए। तो क्यों ना कुछ ऐसी बातें करें जिससे हम सबको बहुत सारी चीज़ें मिलें कि आपका सोचना क्या है एक्टिंग को लेके? क्योंकि सीरियल में भी किया, थिएटर में भी किया, फ़िल्मों में भी किया। उसके बारे में आप कैसे सोचते हैं? क्या डेवलपमेंट आया जब आपने शुरू किया था और आज? क्योंकि देखने का परसेप्शन भी बदला है, तो एक्टिंग के तरीके में भी बदलाव आया, किस तरह का आया? किस तरह से लोगों को समझना चाहिए उसको? क्योंकि आज सबसे बड़ी दौड़ सर एक्टिंग को लेके है। हर दूसरा, तीसरा आदमी एक्टर ही बनना चाहता है, लेकिन उसकी बारीकियों को, उसकी गहराइयों को, उसके चैलेंजेस को कोई नहीं लेना चाहता, सिर्फ एक्टर बनना चाहता है। तो उसके जो चैलेंजेस होते हैं, उसकी जो उसमें जो तपना पड़ता है, उसको तो किसी को नहीं दिखता। बस ये दिखता है कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, इन्होंने बहुत नाम कमाया है। तो नाम कमाने के पीछे कितना मेहनत होता है, मैं उसके बारे में सर बात करना चाह रहा था सर। ठीक है, आप अपना माइक बंद करिए तो फिर मैं बोलना जी शुरू कर दिया। करूँगा। जी, जी, जी। देखो गोविंद, एक तो ये है कि मैं बेसिकली अपने को एक्टर ही नहीं मानता हूँ। ये एक शौक के तरीके से शुरू हुआ था और मैं जिस फैमिली से हूँ, जो हमारी फैमिली बैकग्राउंड है, कभी सपने में भी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस फील्ड में आऊँगा। एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली का आदमी था, जहाँ पर ये समझो कि मैं पहला एमएससी था अपनी फैमिली में। हमारे फादर 6 भाई थे करीब,
हमारे 30-35 ब्रदर सिस्टर्स थे, तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई का चलन भी नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ 52-53 की, 1952-53। और तो मेरा एडमिशन डायरेक्टली 4th क्लास में हुआ था उस समय। हमारे 4 भाइयों के साथ साथ हुए थे, 4 कजिन्स के, लेकिन मैं इत्तेफाक से पढ़ता गया। मेरे बड़े ब्रदर को बड़ा इंटरेस्ट था और लोगों ने छोड़ दिया और अपना बिजनेस में लग गए। तो कभी ये चीज़ दिमाग में, मतलब एक्टिंग के लिए हमारे ये कहा जाता था, हमारे एक रिश्तेदार बॉम्बे गए थे उस समय, तो उनको कहा जाता था बम्बई भाग गए। मतलब बॉम्बे की इंडस्ट्री का नाम ये इस तरीके से था कि अगर कोई बॉम्बे जा गया है काम करने, बोले तो मुंबई भाग गए हैं। तो इतना शायद पता नहीं, जो आज क्रेज़ है, जो आज लोगों को चाव है, वो उतना सब नहीं था। तो ऐसे ही मैं चूँकि साइंस का स्टूडेंट था, तो एक बार हमारे मोहल्ले में एग्जीबिशन हुई। उनका एग्जीबिशन का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई कल्चरल प्रोग्राम होना चाहिए, तय किया गया था अब नाटक किया जाए। नाटक किया जाए। संतराम शुक्ला जी एक डायरेक्टर थे, उनके मित्र थे, एक पत्रकार थे, सुरेश सुरेश जी, उनका लिखा हुआ नाटक था बनस्पति शायद, वो किया। उससे साहब मुझसे रोल, मैं चूँकि साइंस एग्जीबिशन में वहाँ लगा रहा था, साइंस का स्टूडेंट था स्कूल में, तो कहा गया था आप भी एक रोल करिए। मैंने इत्तेफाक से लीड रोल किया बनस्पति शायर का, वो कुछ क्लिक कर गया होगा। अब जब भाई जहाँ आप थोड़ा अलग जाएंगे लीग से हटके, तो साहब उसकी बड़ी वाहवाही हुई। इसके पहले हमारे यहाँ बाग मक्का और अशरफाबाद मोहल्लों में नाटक हुआ करते थे, उनको मैं देखने जाता था और देख करके बड़ा मंत्रमुग्ध होता था कि भाई कैसे ये लोग करते हैं। तो जब मुझे मौका मिला तो इट वॉज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, मैंने किया। जब बड़ी तारीफ हुई तो फिर और ललक बढ़ी। जब आपको किसी चीज़ के लिए तारीफ मिलती है तो आप चाहते हैं इसको और किया जाए। तो मैंने और करना शुरू किया। फिर मैंने बच्चन जी के साथ नाटक किए, राजेश्वर बच्चन जी के साथ। उनको मैं अपना पहला गुरु भी मानता हूँ, जिनसे मैंने थिएटर के नुआंसेस सीखे। उसके बाद यहाँ एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे, कई नाटक मैंने उनके डायरेक्शन में किए। यहाँ एक बहुत बड़े सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न में थे के.बी. चंद्रा साहब, बहुत मशहूर थे, और उनके ड्रामा ट्रुप भी चलते थे वहाँ। और यहाँ एक ग्रुप था संकेत, उसके डायरेक्टर थे। उन्होंने मुझे बुलाया नाटक करने के लिए। एक बड़ा नाटक कर रहे थे जय सोमनाथ, जो कि लंबी कास्ट था। के मुंशी जी हमारे यहाँ गवर्नर थे, उनका लिखा हुआ नावल था जय सोमनाथ, उसी पे उसका एडेप्टेशन था। विश्वनाथ मिश्रा जी, बीवी नातियों वाली के जो मिर्ज़ा साहब थे, वो उसका एडेप्टेशन कर रहे थे। तो मेरे गुरु जी ने मुझसे कहा कि देखो, यहाँ अपने मोहल्ले में हीरो बनते हो, वहाँ सब एक से एक बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, वहाँ चौबदार का भी रोल मिले तो ये ना कहना साहब हमें हीरो बनना है। मैंने कहा नहीं गुरुदेव, जैसा आपका आदेश। और वाकई में मुझे वहाँ चौबदार का रोल मिला। गजनी के, जो गजनी का सिपह सालार था, गजनी का, उसके चौबदार का रोल मुझे मिला था। लेकिन एज द लक गोज हुआ ये कि गजनी के जो रोल कर रहे थे रजा साहब, कुछ उनके साथ मजबूरी आ कि उन्होंने विड्रॉ कर लिया। मुझे साहब प्रमोट कर दिया गया, मुझे गजनी का रोल दे दिया गया। उसमें विलन था शिव राशि, मंदिर का नंबर 2 महंत जो था। महंत तो थे जो नंबर 1, और जो नंबर 2 पे था शिव राशि था, वो जो मंदिर की नर्तकी चौला से बहुत अटैच था वो। तो चौला के न मिलने में विकृत हो गया था, बिल्कुल पागल हो गया था, और उसी ने मंदिर के दरवाजे खोले थे। इत्तेफाक से जो गंग सरवक का रोल कर रहे थे उन्होंने विड्रॉ किया, तो जेन चोपड़ा साहब, जो उस समय बहुत मशहूर एक्टर और डायरेक्टर थे, उनका प्रमोशन हो गया उसमें, और मेरा प्रमोशन शिव राशि में हो गया। वो तो साहब बड़ा स्कोरिंग रोल था। और इत्तेफाक से पहली बार, जो मेरे दर्शकों का कहना है, ये जो मेरे और जो सीनियर साथी थे, कि पहली बार मुझे उसमें नोटिस किया गया कि भाई ये कोई एक्टर है। और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत नाटक करता रहा, लेकिन मेरी असली जर्नी जो शुरू हुई वो दर्पण से शुरू हुई। 1972 में आपके गुरुजी बीबी कारंथ साहब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकले थे, और हमारे जो फाउंडर थे सत्यमूर्ति जी, उनकी इच्छा, क्योंकि उस समय क्या होता था कि मतलब विद ड्यू अपॉलॉजी, कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी जो लोग निकलते थे, काम नहीं था, कहाँ जाके काम करें। फिल्म में वो लोग जाना नहीं चाहते थे, या शायद फिल्म में
उस समय स्कोप नहीं मिलता होगा, क्योंकि बहुत बाद में, जैसे सुरेखा जी वगैरह गई, मनोहर सिंह जी गए, लोग बहुत बाद में गए। आई एम टॉकिंग टू यू मच अर्लियर ऑफ 1972। तो कारण जी निकले, उनको माँ साहब ने बुलाया और बिल्ली के भागों छीका फूट गया। उसके जो यहाँ ऑर्गेनाइजर थे स्वदेश बंधु जी, वो एक दिन ही जस्ट वॉक इन टू माई ऑफिस, भाई अनिल जी, बीबी कारण साहब हैं, एनएसडी के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वो एक नाटक कर रहे हैं, आप करेंगे? मैंने कहा साहब अगर आप मौका देंगे तो ज़रूर करूँगा। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। वो दिन जो था मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट दिन था। और जब मैं आया तो कारण जी ने मुझे कपिल के रोल के लिए सेलेक्ट किया। जैसा कि आप जानते हैं, उसमें कपिल देवदत्त 2 हीरो हैं, पद्मिनी हीरोइन है। तो उसमें एक बिल्कुल नई कास्ट दर्पण में इंट्रोड्यूस हुई। उसके फाउंडर वहाँ थे ऑलरेडी, माया गोविंद जी जो बड़ी भारी लिरिसिस्ट हैं, हमारे राम गोविंद जी जो डायलॉग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर हैं, विमल बनर्जी, उर्मिल कुमार थपलियाल, हल्लो भैया, ये लोग सब थे। लेकिन इसमें ज़्यादा चूंकि कास्ट थी तो नए लोगों की एंट्री, हम आए, विजय वास्तव जी आए, प्रयाग वर्मा जी आए। इन सबको, विजय वास्तव, प्रयाग वर्मा को मैं देखा करता था, ये लोग कैरिकेचर्स वगैरह करते थे, मैं बड़ा मुतासिर होता था इनसे देख करके। तो जब इनके साथ काम करने को मौका मिला तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और उसमें शोभना जगदीश की भी एंट्री हुई, जो जिनको आप एज ए न्यूज़ रीडर जानते होंगे। लखनऊ दूरदर्शन में बहुत दिन नहीं, फिर दिल्ली दूरदर्शन से हिंदी की न्यूज़ पढ़ी शोभना ने, एंड शोभना वॉज वेरी गुड आर्टिस्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो उसमें साथ में रोल करने को मिला, अखबारों में छपा, तो अखबार से और जो तारीफ़ें मिली तो और शौक़ बढ़ा। तो इत्तेफाक से फिर स्टील फ्रेम मैंने किया, और उसी के बाद ही मुझे जर्मनी जाना पड़ा अपने ऑफिस की तरफ से। मैं 1.5 साल के लिए जर्मनी चला गया। लेकिन मैं यहाँ से टच में रहता था कि भाई क्या नाटक की गतिविधियाँ चल रही हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो माँ साहब ने जब देखा इस लड़के को बड़ा इंटरेस्ट है, जो मैं जर्मनी से लौट के आया, मुझे ट्रेजरर बनाया, फिर बाद में मुझे सेक्रेटरी बना दिया। वहाँ से जो मेरा फिर जो इंटरेस्ट जो उसमें लगा, तो मैं ऑर्गेनाइजेशनल वर्क भी देखता था दर्पण का, और एक्टिंग का शौक़ मुझे लगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक्टर नहीं हूँ या एक्टर बाय डिफ़ॉल्ट हूँ, क्योंकि मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, मैंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली, मैंने कोई थिएटर की ग्रामर आज भी मुझे नहीं मालूम है थिएटर की क्या ग्रामर होती है। लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने लगभग जितने उस समय के बड़े बड़े डायरेक्टर्स थे, चाहे वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हों, बंसी कौल हों, श्यामा जी हों, अजय कार्तिक हों, रंजीत कपूर हों, कारण जी हों, मैंने सबके साथ नाटक किए। भारतीय नाट्य अकेडमी में जो आपके टीचर्स यहाँ रहे हैं, चाहे सूर्य मोहन हो, चाहे चित्रा हो, चाहे अरुण त्रिवेदी हो, चाहे जुगल किशोर हो, मैंने सब, ललित सिंह पोखरिया हो जो बाद में जो क्लासेस लेते थे, मैंने सबके साथ नाटक किए। और गोविंद, मैंने सबसे सीखा। मैं एक बात मेरे में थी कि मैं जो काम करता था मैं बड़ी लगन से करता था। और देखिए, मैं साथ में 1962 से ही लगभग मैंने थिएटर शुरू किया, और 62 में ही मैंने एमएससी पास किया, मेरी शादी हुई, और 62 में ही मुझे सीडीआरआई में मुझे फेलोशिप मिली। तो जाहिर है मेरा नया नया जॉब था, वहाँ से भी मेरी जिम्मेदारियाँ थी। मतलब जब 72-73 में जब मैं जर्मनी से भी वापस आया, जब जर्मनी से वापस आया तो और जिम्मेदारियाँ बढ़ गई कि मैं वहाँ से जो सीख करके आया हूँ, इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड इन माई लैब, जो एडवांस टेक्निक्स वगैरह मैं सीख के आया था। तो मैं दोनों के बीच में एक तालमेल बिठाने की कोशिश करता था कि मेरे साइंस का भी मेरा नुकसान न हो। जो मुझे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स करूं, अपने जो मेरे सीनियर्स हैं, दे शुड आल्सो फील हैप्पी अबाउट माय वर्क। क्योंकि मेरी पीएचडी भी मैंने सन 71 में की थी। जब मैं थिएटर भी कर रहा था तभी मैंने पीएचडी भी की थी अपनी। तो इस तरीके से दर्पण का भी काम होता रहा। तो उसके लिए आई हैड टू पुट डबल एफर्ट्स। आप सोचिए, जिसकी शादी लगभग कुछ साल पहले ही हुई हो, तो घर में भी लोग एक्सपेक्ट करते थे कि भाई, लेकिन मैं दर्पण की वजह से लेडीज़ कास्ट को छोड़ने की भी जिम्मेदारी रहती थी उस ज़माने में। लेडीज़ आसानी से नहीं आती थी। लेडीज़ के लिए ख़ास आपको उनके पेरेंट्स को अप्रोच करना पड़ता था कि भाई हम नाटक कर रहे हैं, हमारी वाइफ की फ्रेंड ने नाटक किया, वो उनको हम लेके आए। हमारे मोहल्ले में एक साहब थे, उन्होंने अपनी बेटी को प्रमोट किया। तो इस ढंग से तो लड़कियों की आने की जिम्मेदारी रहती थी, छोड़ने हम जाते थे उनको,
चाहे स्कूटर पे हो, चाहे गाड़ी भी थी मेरे पास, गाड़ी से छोड़ने, लेकिन हम लड़कियों को अकेले नहीं जाने देते। तो इस तरीके से सफ़र चलता रहा। और फिर 71 में मुझे मौका मिला, मेरे एक साथी थे, बोले भाई आकाशवाणी की में तुम क्यों नहीं, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, आकाशवाणी में क्यों नहीं ट्राई करते हो। अब आकाशवाणी आप समझ लीजिए, आज जितना फिल्मों का क्रेज़ है या सीरियल्स का क्रेज़ है दूरदर्शन पे, उस समय आकाशवाणी का क्रेज़ था, क्योंकि दूरदर्शन तो था नहीं। आकाशवाणी के नाटक बड़े चाव से सुने जाते थे। तो जब उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा भाई पता नहीं सेलेक्ट होऊंगा नहीं। अरे बोले चलो, तो इत्तेफाक से वहाँ भी सिलेक्शन हो गया, मुझे नाटक करने का मौका मिलने लगा। फिर 75 में हमारे यहाँ दूरदर्शन जब आया, वहाँ ऑडिशन दिया, वहाँ भी पास हो गए। तो इस तरीके से धीरे 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 करके मेरा सफ़र चलता रहा। फिर आपके एनएसडी के एक पुराने साथी हैं अलोपी वर्मा, तो अलोपी वर्मा जी जो थे, यहाँ पर सुधीर मिश्रा आए फिल्म बनाने के लिए, ये वो मंजिल तो नहीं, जिसमें मेरा ख्याल है मनोहर सिंह जी ने रोल किया था, हबीब तनवीर साहब ने रोल किया था, और बीएम शाह साहब ने रोल किया था शायद। तो ये लोग उसमें थे। तो उसमें मुझे एक मनोहर सिंह जी के फादर का रोल करने का मौका मिला। मनोहर सिंह की यंग एज उसमें दिखाई गई थी शुरू में। यंग एज में वो रोल किया था राजा जुत्शी ने। मुंबई में अब तो बड़े मशहूर हैं राजा जुत्शी, बड़े सीरियल भी करते हैं, फिल्म भी। तो उसको मुझे थप्पड़ मारना था और डायलॉग बोलना था। मैं प्रो ब्रिटिश ऑफिसर था। तो वहाँ से मेरी फिल्मों की शुरुआत हुई। तो जब बड़े पर्दे पे आए तो साहब और चाव बढ़ा। CDRI में लोगों ने देखा तो कहने, अरे भाई तुम तो नाटक करते, तुम यहाँ क्यों नहीं नाटक करते हो CDRI में। क्योंकि वहाँ भी हमारे यहाँ मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस बहुत होती थी, तो उसमें कल्चरल इवेंट हुआ करती थी। तो पहले तो सिर्फ उसमें डांसेस, म्यूज़िक प्रोग्राम होते थे। तो मैंने फिर वहाँ भी थिएटर की शुरुआत की। और हमारे जो डायरेक्टर्स थे या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स थे, उनका मुझे बहुत सपोर्ट मिला। उनको लगा कि लड़के को शौक़ है, तो और ये साइंस में कोई कोताही नहीं करता है, तो लेट हिम डेवलप इन दैट साइड ऑल्सो। उन्होंने वहाँ, हमारे यहाँ जो स्टेज था वो नीचा था, मैं तख़्त लगा के करता था, तो मेरे लिए परमानेंट स्टेज बनवा दिया गया CDRI में, ऊंचा स्टेज बनवा दिया गया, लाइट्स वाइट्स लगवा दी गई, पैनलिंग करवा दी गई, ताकि मुझे और जो मेरे और साथी हैं, जो एक उस समय लेडी आई थी फ्रांस से, बहुत अच्छा भरतनाट्यम करती थी, ताकि उनका प्रोग्राम हो सके, मेरे नाटक हो सके। तो इसमें गोविंद, मुझे जो एक सबसे बड़ी जो मैं कुछ भी ग्रो कर सका या कुछ भी अपने में डेवलप कर सका, उसकी वजह ये रही कि मुझे फैमिली सपोर्ट मिला, मुझे अपने कलाकारों से सपोर्ट मिला। अब जैसे कारण जी के प्ले में मैं तुम्हें बताऊं, उसमें वो एक सीन होता है जब कपिल और देवदत्त लड़ते हैं आपस में पद्मिनी के लिए। तो उसमें वो कुछ कर्नाटक शैली में था वो, तो उसमें करते करते पीछे हटते हैं, उसमें मेरा पैर, मैं भूल रहा हूँ वायलिन कौन बजा रहा है, पूरा भरपूर जा करके वायलिन पे पड़ा और वायलिन के चिथड़े उड़ गए। तो लेकिन कारण जी ने कहा, नहीं 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 अनिल, परेशान मत हो, हम लोग मैनेज कर देंगे, एक हम लोग इनको दूसरा वायलिन दे देंगे। इसी तरीके से बहुत बार ऐसा मौके हमारे चैलेंजेस आए कि आर्टिस्ट लास्ट मोमेंट पे बैक आउट कर गए, लेकिन ईश्वर की कृपा रही, हमें नए आर्टिस्ट मिले, नए लोग मिले। और अरे भैया नमस्कार, भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार सर। तो नाइस टू सी यू दिनेश भाई, क्या बात है, अच्छा लगा। जी 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 अनिल जी 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 जी। मैंने गोविंद से कहा था कि मैं नहीं, गोविंद कह रहे थे कि आप आ रहे हैं, तो मैंने कहा जी जी, अरे भाई बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। आप सब सर मैं तो आप आदर्श सर मैं जी, आप सब लोग हमारे आदर्श नहीं नहीं, मैं तो आपका फैन रहा हूँ। दिस इज आदर में गो दिनेश भाई। तो इस तरीके से मतलब आपका फैन रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ दिस इज द अदर वे, मैं करता आपका फैन हूँ। तब मैंने आपके दिनेश भाई की आवाज साफ नहीं आ रही है। BNA में आ गया, उसके बाद भी मैं लगातार आपका अभिनय देखता रहा और मैं तो लगभग आपको उसी तरह मानता हूँ जिस तरह से रंगमंच में मनोहर सिंह हैं,
बाकी सारी हैं वही प्लीज नहीं, क्योंकि आपकी जो लगातार अभिनय की यात्रा है। नहीं, मैं दिनेश भाई यही कह रहा था कि मुझे एक्चुअली आप जैसे मित्रों का, आप जैसे थिएटर लवर्स का, थिएटर परफॉर्मर्स का मुझे सपोर्ट ऐसा मिला। मैं नाटक बराबर देखने जाता था, एनएसडी के फेस्टिवल्स हमारे यहाँ होते थे जिसमें एनएसडी के नाटक आते थे। अभी कल मेरी गोविंद पांडे से बात हो रही थी, अभी एक फिल्म में गोविंद ने मेरे बेटे का रोल किया है। आर्मी ऑफिसर हूँ मैं, रिटायर्ड, गोविंद मेरे बेटे हैं, उनकी वॉर में टांग कट जाती। तो मैंने गोविंद से कहा, भाई मैं तो तेरा मुरीद तब से हूँ जब से मैंने जाने मन देखा है, तुम्हारा और क्या नाम है टीकम जोशी, तुम दोनों का मुरीद उस दिन से हूँ जिस दिन से जाने मन बार ये देखा था। जा रहा है क्योंकि ट्रेन में हूँ ना मैं। हाँ मुझे मालूम है जी। आप बात जारी रखिए। थैंक यू अनिल जी को मेरा थैंक यू एक बार फिर मैं उनका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर, बहुत खुशी हो रही है देख करके आपको। मैं तो यही कहूंगा कि आप एक सेल्फ मेड एक्टर हैं, अपने अनुभवों से आपने अभिनय कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। और आप लोगों से सीखा है। मैं तो यही जी, मैं यही सोचता हूँ कि अभी ट्रेन की वजह थोड़ा डिस्टर्बेंस है कर रहे हैं। थैंक यू दिनेश भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस वर्ड्स। तो इस तरीके से फिर मेरी फिल्म में शुरुआत हुई। और जो मुझे एक्चुअली अगर मैं कहूँ कि नेशनल लेवल पे इस्टेब्लिश करने में जो पहला ब्रेक मिला वो मुझे मिला उड़ान सीरियल से। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं गोविंद, कि मैंने कुछ प्लेज ऐसे किए जो बड़े चैलेंजिंग प्लेज थे। जैसे उसमें था एक सखाराम बाइंडर, एक था यहूदी की लड़की जिसको थपलियाल जी ने डायरेक्ट किया। सखाराम बाइंडर हमारे गुरु राजेश्वर बच्चन जी ने डायरेक्ट किया था। तो मैंने इस प्ले के बारे में बहुत सुन रखा था कि बड़ा बोल्ड प्ले है, बड़ा कंट्रोवर्शियल प्ले है। तो जब मेरे गुरु जी, जब मैं जर्मनी से लौट के आया तो हमारे एक साथी प्रयाग वर्मा जी ने वो रोल किया था। तो मैंने कहा कि भाई मैं वो प्ले आप करिए, मैं देखना चाहता हूँ इतना कि कैसे आप लोग उस प्ले को करते हैं। तो गुरु जी ने कहा नहीं, प्रयाग वर्मा किसी कारणों से उपलब्ध नहीं है तो ये आपको करना है। अब मेरे तो हाथ पैर कांप के साथ वो प्ले जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा भाई मेरे बस का नहीं। उसकी जो लैंग्वेज, उसके जो सीन्स, जो उसमें बोल्डनेस थी, तो बच्चन जी ने कहा नहीं अनिल, अब मैंने कहा तो तुम्हें करना। गुरु जी का आदेश मैं टाल भी नहीं सकता था। तो मैंने उनसे शर्त लगाई कि मैं और आप और एक आध लोग और, हम लोग अलग बैठ के इसकी रिहर्सल करेंगे, इसके सारे सीन्स रिहर्सल करेंगे। और जब आपको ये महसूस हो कि मैं कर पाऊंगा और मुझे ये महसूस हो कि हाँ मैं 19-20 अब कर सकता हूँ, तब इसको डिक्लेयर करेंगे। तो आप यकीन मानो गोविंद, करीब 20 दिन हमने उसकी बिल्कुल छिप करके चुपके से रिहर्सल की। इसी तरीके से यहूदी की लड़की में हमारे यहाँ अनुपम खेर जी जो थे वो यहूदी का रोल कर रहे थे जब थपलियाल जी ने प्ले हमारे यहाँ उठाया डायरेक्शन के लिए। तो जब मैंने खेर साहब से कहा कि भाई खेर साहब को दर्पण में करना है और थपलियाल जी डायरेक्ट कर रहे हैं तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है, तो उनके यही शब्द थे, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि दर्पण जैसी संस्था में मुझे काम मिल रहा है और थपलियाल जी जैसा डायरेक्टर मेरे इस प्ले को डायरेक्ट करेगा। आप तो खेर साहब बहुत बड़े एक्टर हैं, मतलब उनकी ऊंचाइयों को छूना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक्टर वो शुरू से ही बहुत अच्छे थे। मैंने उनके साथ रेडियो पे, टीवी पे काम किया यहाँ, और देख करके बस मन करता था इनको देखता रहूं। तो जब वो यहूदी का रोल करते थे तो मैं उनको देखा करता था कि कैसे कर रहे। मैं ब्रूटस का रोल कर रहा था उसमें, लेकिन 15 दिन की और रिहर्सल में खेर साहब बड़े टाइम के पंक्चुअल थे। और 8:45 बजे वो कहते थे अनिल जी अब मैं चलूँगा, नहीं अगर ढाबा बंद हो गया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। वो अपनी नीली बाइसिकल लेकर के आते थे, थैला लटकाए हुए। आई स्टिल रिमेम्बर, हल्की दाढ़ी थी उनके तो मैं चले जाते थे। तो मैंने कहा, तो जब उनको 15-20 दिन रिहर्सल किए तो उनको बॉम्बे से कोई बड़ा ऑफर मिला। एक तो वो उसके लिए तो जाया करते थे सारांश के लिए,
लेकिन उसमें फाइनल सिलेक्शन तब तक नहीं हुआ था, लेकिन और उनको कुछ करना था तो बोले अनिल जी मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं प्ले नहीं कर पाऊँगा। तो भाई जाहिर है किसी को बड़ा, मैं भी उसको नहीं रोक सकता हूँ, तो मैंने कहा नहीं आप जाइए, देखेंगे हम प्ले कैसे होता है। तब थपलियाल जी ने वो ड्यूटी मुझे असाइन की, लेकिन मैंने तब भी मना किया, मैंने कहा नहीं मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कर पाना, मैं शायद नहीं कर पाऊँगा। तो फिर थपलियाल जी ने कहा फिर प्ले बंद कर देते हैं। फिर वहाँ भी यही हुआ, मैंने उनसे कहा हम लोग 1 to 1 बैठेंगे और उसका एक एक शेर, उसकी एक एक लाइन जो है वो हम, गोविंद मैं आपको मिल रहा हूँ, आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गई। हाँ जी जी तो जी मैंने उनसे कहा कि मैं एक एक लाइन उसकी जो है जी एक एक वर्ड उसका जब मैं आपके साथ बैठ के अलग से रिहर्स कर लूंगा, और जी तब जब मुझे भी यकीन हो गया कि मैं अब माइक 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 बंद करूँ, माइक बंद करूँ, जी 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 तो जब मुझे भी यकीन हो गया कि मैं अब वो प्ले 19-20 कुछ वो रोल निभा पाऊंगा, और थपलियाल जी को भी यकीन हुआ कि मैं कर पाऊंगा, तब हमने वो प्ले डिक्लेयर किया। और मैं तुम्हें बताऊं गोविंद, आज भी वो प्ले मेरे दिल के सबसे नज़दीक है। मैं उसको अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा नाटक मानता हूँ। उसके मैंने बहुत से शोज़ किए, दिल्ली में किया, बम्बई में किया, कलकत्ता में किया, भोपाल में किया, पूरे हिंदुस्तान में हमने उसके शोज़ किए। और उसके लिए मैं आपको बताऊं, उसमें पर्सनाइज्ड उर्दू है, तो हम उसके लिए 3 एक्सपर्ट्स बुलाते थे। एक शहनाज करके हमारी सिंगर थी, वो उर्दू की बड़ी एक्सपर्ट थी, वो उसमें रहती थी। एक हमारे जो उसमें मार्कस का रोल कर रहे थे असलम, उनके साले चुन्नू भाई थे, वो बड़े उर्दू के। और एक मोहसिना किदवई जी जो कांग्रेस की बहुत बड़ी लीडर हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट भी रही, उनके देवर मरहूम उनके जो किदवई साहब, जलील किदवई साहब, हम उनको तीनों को बुलाते थे और वो हमारी पूरी टीम के वो तलफ़ुज़ सही कराते थे। क्योंकि बाद में उसका शो हमने बनारस में किया, एक उर्दू की कॉन्फ्रेंस में। अब आप सोचिए उर्दू की कॉन्फ्रेंस में कितने उर्दू के अदीब लोग आए हुए होंगे, और उर्दू डिपार्टमेंट ने उसको स्पॉन्सर किया था। हमने नागरी नाटक मंडली में वो और रुस्तम सोहराब दोनों के नाटक किए, और उसमें सब एक से एक अदीब लोग सब बैठे हुए थे। लेकिन ईश्वर की कृपा थी, हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी, और वो प्ले है कि आज भी हम लोग अपने तलफ़ुज़ पे बड़ा ख्याल रखते हैं। आज जबकि आप देखिए, चाहे जो सीरियल्स आते हैं, इवन न्यूज़ रीडर्स जो हैं, लिविंग असाइड आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो, ये दूरदर्शन जो सरकारी, उसको छोड़ करके जो चैनल्स आते हैं हमसे, बल्कि जब मैं 5 साल मुंबई रहा तो मुझसे लोग पूछते थे अक्सर, कई लोग, आप लखनऊ के हैं क्या? मैंने कहा क्यों, कैसे लगता है? बोले आपकी ज़ुबान से मुझे लगता है कि आप लखनऊ के हैं। तो दैट वे थिएटर की मेरी जर्नी चलती रही, लेकिन जो मुझे पहला ब्रेक मिला वो उड़ान में मिला। कविता चौधरी जी लखनऊ में वो सीरियल शूट करना चाहती थी, और आप जानते होंगे वो सीरियल बहुत पॉपुलर हुआ। उस ज़माने में हम लोग, बुनियाद, नुक्कड़ नाटक, तमस, इस टाइप के सीरियल्स आते थे जो बहुत ही मशहूर थे, और इत्तेफाक से ये जो सीरियल था ये भी उसी कैटेगरी में गिना गया। और मैं चौक में, चौक के एक मंच में, उस बार लखनऊ महोत्सव चौक में भी मंच बनाया गया था, यहूदी की लड़की ही कर रहा था। जब कविता जी के भाई वहाँ पर आए, बोले सर हम एक सीरियल कर रहे हैं, क्या आप उसमें रोल करेंगे? तो मैंने कहा भाई नेकी और पूछ पूछ, क्यों नहीं करूँगा। हालांकि कविता जी से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन साहब उड़ान ने जो मुझे रिकग्निशन दिया, उसमें मुझे उन्होंने सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की भूमिका दी, और उनकी बड़ी बहन जो पुलिस में थी, उन्होंने मुझसे कहा अनिल जी आप 2 दिन इलाहाबाद जाइए। उस समय इलाहाबाद के एसएसपी थे डीपी सिन्हा साहब, जो शत्रुघ्न सिन्हा साहब की फैमिली के थे। उनके साथ मैं 2 दिन गया, मैं उनके ऑफिस बैठा, मैंने उनकी वर्किंग देखी, किस हनक के साथ वो काम करते हैं, कैसे वो अपने सबॉर्डिनेट से बात करते हैं, कैसे वो अपने सीनियर ऑफिसर से बात करते हैं, कैसे वो पब्लिक से बात करते हैं। तो वो मैंने फिर उनको देखा, मैंने जाना, समझा, और मैंने उड़ान में रोल किया, और इत्तेफाक से लोगों को रोल पसंद आया। मैं उन दिनों मैं अपने इंस्टीट्यूशन की तरफ से कहीं एग्ज़ाम लेने जाता, कहीं कॉन्फ्रेंसेस में जाता था, तो लोगों को यकीन नहीं होता था ये एक्टर है या ये साइंटिस्ट है।
और लोग सोचते थे कि ये तो एक्टर, ये साइंटिस्ट कहाँ से हो गया भाई। तो वो मुझे जो ब्रेक मिला, आई थिंक वेंट लॉन्ग वे इन माय करियर। और उसके बाद थिएटर में जैसे मैंने बताया नए नए डायरेक्टर्स के सर आप उड़ान की बात कर रहे हैं, मतलब हम छोटे थे, उड़ान में गाना होता था कि उड़ान यही है अपनी मुकामों का, ये मंजिल है अपने अरमानों का। तो सर इतना पॉपुलर था कि वो याद है आज भी, इतना अच्छा था वो। तो तो उससे 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 मुझे एक बहुत बड़ी पहचान मिली, नो डाउट अबाउट इट। और मैं इसके लिए कविता चौधरी जी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उसकी फिर शूटिंग उन्होंने एक ही 2 एपिसोड लखनऊ में किए, फिर बाकी सारी शूटिंग उसकी बॉम्बे में हुई। बॉम्बे में करजत में उन्होंने एक थाना बनाया था जो यूपी थाना जैसा लगता था, और मैं बराबर जाता था। और जैसे मैंने कहा कि मुझे इंस्टीट्यूट से, मेरे स्टाफ से बड़ी सपोर्ट रहती थी, नहीं तो मैं जा नहीं सकता था छुट्टी लेकर के, लेकिन मैं करता रहा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैंने कभी अपने काम में कोताही नहीं होने दी। मैं बराबर अपने साइंस के कामों में भी, मैं जितना देर में रहता था लैब पूरा जम करके काम करता था, मेरे कलीग्स मेरा साथ देते थे। अब जैसे कभी कभी ये ज़रूर होता था, मैंने एक्सपेरिमेंट सेट किया, उसको ख़त्म करना है, मालूम है मेरी तो रिहर्सल है या मुझे जाना है, तो मैं अपने कलीग से कह देता भाई ज़रा सा मेरा प्लीज़ इतना कर देना, एंड दैट वे आई ऑल्सो यूज टू हेल्प देम। तो दैट वे बिना सपोर्ट के मैं नहीं कर सकता था। सो आई एम सो थैंकफुल टू माई CDRI स्टाफ दैट स्टेप स्टेप पे उनका मुझे सपोर्ट मिला। और जो हमारे डायरेक्टर्स थे, मैं आपको बताऊं, मेरे इंटरव्यूज़ में होता था कि मेरे एक्सपर्ट आते थे, जैसे वो भी जानते थे जब उड़ान जब आ गया तो जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रीय पहचान एक बन गई थी, तो हमारे जो एक्सपर्ट्स आते थे बाहर से आते, दिल्ली से आते थे, बम्बई से आते थे, कहीं से आते थे। तो वो मेरा जब इंटरव्यू हो रहा है मेरा, तो जब इंटरव्यू हो जाता था तो सबसे पूछते थे सारे एक्सपर्ट से, भाई अब रस्तोगी से और सवाल तो नहीं पूछने? नहीं साहब नहीं पूछने। अच्छा ये बताइए आप कौन सा सीरियल कर रहे हैं या थिएटर में आप आजकल क्या कर रहे हैं? तो ये जो सपोर्ट थी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा इम्पीटस था, बहुत बड़ा इंसेंटिव था मेरे लिए, जिसने कि मेरे में एक जज्बा कायम रखा काम करने के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि फिर मेरी बड़ी ख्वाहिश थी राज बिसारिया साहब के साथ रोल करने की, और लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। इत्तेफाक से उन्होंने एक बड़ा प्ले उठाया, बेयरफुट इन एथेंस, जिसमें लंबी चौड़ी कास्ट थी। वो सोक्रेटिस की लाइफ के ऊपर था। हमारे यहाँ वेदा जी थी, उन्होंने उसका एडेप्टेशन किया था ग्रीक प्ले से, और बहुत अच्छा प्ले था। तो उसमें सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ, आप जानते होंगे, आपके टीचर भी रहे होंगे और आज बहुत प्रोमिनेंट थिएटर डायरेक्टर हैं। उनका फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब राज बिसारिया साहब एक प्ले कर रहे हैं और आप उसमें रोल करेंगे क्या? भाई अंधा क्या मांगे दो आंखें, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। मैं बॉम्बे जाने वाला था उन दिनों, उसकी भी कहानी बताऊंगा। और तो मैंने कहा मैं बिल्कुल करूंगा। मैं भाग करके गया और राज बिसारिया साहब ने मुझे एडजस्ट किया, एकोमोडेट किया उनके साथ, और इत्तेफाक से उसमें मुझे बड़े सीनियर एक्टर जो हमारे लखनऊ के थे उनके साथ काम करने का मौका मिला। सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ थे उसमें, जुगल किशोर थे, मृदुला भारद्वाज जी थी, प्रफुल्ल पांडे थे, प्रफुल्ल पांडे त्रिपाठी ये थे। मतलब जितने सीनियर एक्टर जो हमारे यहाँ कई लोग थे, सब उसमें काम कर रहे थे। तो बल्कि उसकी वजह से मैं बॉम्बे से छुट्टी लेकर के आया था उस प्ले के लिए। 4 दिन रिहर्सल मैंने की यहाँ जम करके, ग्रैंड रिहर्सल 4 दिन शो किया, 8 दिन के लिए मैं आया था। तो दैट वे मुझे ये भी शिकायत नहीं रही कि मुझे बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम कर। मैंने सूर्यमोहन, जैसा मैंने बताया, थपलियाल जी, मैंने अगर करीब 98-99 नाटक मैंने किए हैं। शोज़ तो लगभग मेरे 1000 के लगभग हैं जो मैंने पूरे हिंदुस्तान भर में किए हैं। हमारे शोज़, कॉमेडी शोज़ बहुत पसंद किए जाते थे, खास करके एक प्ले दिल्ली में आकाशवाणी में दीनानाथ जी थे, पंछी जा पंछिया, जिस पे फिल्म गरम मसाला बनी है। जब मैं जॉन के साथ फिल्म कर रहा तो मैंने बताया कि भैया वो मैं प्ले कर चुका हूँ और तुमने तो फिल्म ये 90s में की है, मैं 76 से वो नाटक कर रहा हूँ। सो ही वाज वेरी हैप्पी टू नो अबाउट इट।
तो इस तरीके से मुझे, और जैसा मैंने बताया, मुझे हर एक के साथ सीखने को मौका मिलता था, चाहे छोटा डायरेक्टर हो, बड़ा डायरेक्टर हो। मैं रिहर्सल्स में मैं बड़ा पंक्चुअल रहता था। और एक चीज़ ये मैं बच्चों को ही बताना चाहूँगा जो अगर इसमें कोई हो, कि रिहर्सल में सिर्फ यू शुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन रोल, यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन टोटल रिहर्सल, क्योंकि कल क्या पता आपको कोई दूसरा रोल करना पड़े। मेरे साथ कई बार ऐसे मौके आए, हमारे आर्टिस्टों के साथ ऐसे मौके आए, ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं कभी कभी दैट यू हैव टू, क्योंकि हमारे सत्यमूर्ति जी का कहना था, वो भी शायद आप लोगों का भी यही कहना है, थिएटर मस्ट गो ऑन। किसी भी वजह से, मैंने आपको बताऊं, मेरे करीबी रिश्तेदारों की डेथ हुई है मैंने दिन में जाकर के उनका क्रिमेशन किया और शाम को जाकर के थिएटर किया है। ये एक ऐसा कमिटमेंट होता है, यू आर कमिटेड टू द ऑडियंस, यू आर कमिटेड टू योर को एक्टर्स, यू आर कमिटेड टू योर डायरेक्टर। तो वो कमिटमेंट हमने पूरा निभाने की कोशिश की। तो थिएटर की मेरी यात्रा ऐसे चलती रही। और फिर उसके बाद बम्बई का सफ़र मेरा एक आया, उसका मौका मिला मुझे फिल्म इशकजादे से। तब तक मैं कई फिल्में कर चुका था। और यू विल नॉट बिलीव, आज की जो एक बहुत बड़ी नेशनल अवार्डी हीरोइन है भूमि पेडनेकर, तो भूमि पेडनेकर हमारे इशकजादे की कास्टिंग डायरेक्टर थी। शी हैड कम टू लखनऊ विद वन मिस्टर त्यागी, कि जिनको कास्ट करना था। तो उस फिल्म ने भी मैं कहूँगा, देखिए ये सब, मैं ये नहीं मानूंगा कि मैं बहुत बढ़िया एक्टर था इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ। ये मेरा लक था कि जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। लखनऊ में बहुत सारे आर्टिस्ट थे उस समय, एक से एक अच्छे आर्टिस्ट थे जिन्होंने ऑडिशन दिया था, बट इट वॉज शेयर लक। मैं कहूँगा कि इसमें लक भी बहुत काम करती है। इट वॉज शेयर लक दैट आई वॉज सेलेक्टेड फॉर दैट रोल। और इत्तेफाक से जब हबीब फैजल साहब मिलने के लिए आए आर्टिस्टों से आके, तो उनको फाइनल करना था। मैं उस समय थपलियाल जी का प्ले था, एक छत्तीसगढ़ी प्ले उन्होंने किया था, मैं नाम भूल रहा हूँ, रानी खेत में। तो वहाँ साहब मुझे फ़ोन आया कि भाई वो हबीब फैजल साहब आए हैं, कल आपसे मिलना चाहते हैं, उनको कास्ट फाइनल करनी है। अब रानी खेत पहाड़ी इलाका, वहाँ से कोई आप कैसे आएंगे? तो मेरे बच्चों ने कहा, अरे पापा आप आइए, आपको पता नहीं यशराज बैनर है, इतना बड़ा बैनर है और आपको मौका मिल रहा है, और कहीं आप न मिले हबीब साहब से और चले गए, किसी दूसरे को रोल दे देंगे, यू विल बी लूजिंग। मैंने कहा देखो भाई, ऐसा है, ये शौक है, मेरा प्रोफेशन नहीं है। अगर मेरे नसीब में रोल होगा तो मुझे मिलेगा, लेकिन मैं कल तो नहीं आ सकता हूँ। और मैंने उनको मैसेज दे दिया है कि साहब मैं रानी खेत में हूँ, पहाड़ी रास्ता है, वो उसके बाद वहाँ से काठगोदाम आऊँगा, वहाँ से आना होगा, तो मैं कल दिन तक, जब तक आपकी फ़्लाइट हो, मैं नहीं पहुँच सकता हूँ। और अगर उनको मुझे लेना है तो भाई अगली बार आएंगे तो मिल लूँगा, नहीं लेना तो जिसको चाहे सेलेक्ट कर लें। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसमें लक बहुत काम करती है। हबीब साहब वॉज वेरी काइंड एंड वेरी नाइस। उनका कोई बात नहीं, अनिल जी को आने दीजिए, मैं अगली बार आऊँगा तो उनसे मिलूँगा। अगली बार वो आए, उन्होंने मुझसे मुलाकात की, मेरा रोल फाइनल किया, एंड दैट्स हाउ आई गॉट दैट रोल। तो वो तुम्हें बताया, आज जो मेरा करियर बना है गोविंद, उसमें इशकजादे का बहुत बड़ा रोल है। हुआ ये कि उस समय कलर्स पे एक सीरियल चलता था, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, बहुत पॉपुलर सीरियल था कलर्स का, सनशाइन प्रोडक्शन हाउस था, उनका वो सीरियल था। तो उसकी कास्टिंग डायरेक्टर ने ये फिल्म देखी होगी, तो उसका सीज़न 2 शुरू हो रहा था सीरियल का। उसमें कुछ रोल जो मैंने एक नेगेटिव पॉलिटिशियन का रोल किया था, वैसे ही रोल उसमें था। तो उसको लगा यार इस लड़के को बुलाया जाए, ये तो करेगा। वो लड़का तब मैं नहीं था, मैं पूरा आदमी था, 70 साल का हो चुका था। तो उसका साहब फ़ोन आया कि साहब हम आपको एक स्क्रिप्ट भेज रहे हैं, एक छोटा सा ऑडिशन आप दे दीजिए, और ये हम लोग इसका सीज़न 2 शुरू कर रहे हैं। तो मैंने कहा जाना वाना देखा जाएगा, ला ऑडिशन दे दो। ऑडिशन दिया, वो ऑडिशन फ़ौरन अप्रूव हो गया। उन्होंने कहा कि आप आइए। तो मैंने कहा भाई इसकी शूटिंग आप कहाँ करोगे? बोले मुंबई में। हमने कहा कितने दिन करोगे? बोले महीने में कम से कम 12-15 दिन। तो मैंने कहा मैं कहाँ आऊँगा यार, मैं लखनऊ का कहाँ रोज़ रोज़ मुंबई आऊँगा। लेकिन वो रीमा गुप्ता गोपाल सर भी हैं। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत बढ़िया संस्मरण है आपके, मजा आ रहा है सुनकर।
इनका इंटरव्यू तो गोपाल का मैंने दिल्ली एयरपोर्ट से पूरा बैठे बैठे सुना। नहीं साहब, ये गोविंद जी का है असर, चारों तरफ एयरपोर्ट तक पहुंच जा रहे हैं ये। और तुम्हें बताया, मैं सुन रहा था, इत्तेफाक से वहाँ एक मेरे फैन आ गए साहब के गोपाल। हाँ मैंने सुना था जी जी तो जी। मेरी बात हो रही थी, अब वो कह लिया, अरे साहब क्या एक्टिंग आपने आश्रम में की साहब। तो मैंने कहा अच्छा आपको रोल पसंद है? बोले हाँ। मैंने कहा भाई आप जैसे कदरदानों की वजह से हम लोगों को मौके मिलते हैं काम करने के। तो नहीं गोविंद जी, हमारी और डॉक्टर साहब की बात चल रही थी, तो डॉक्टर साहब के बीच में, हमारी बात के बीच में एक सज्जन आए, बोले आप फिल्मों में काम करते हैं, आप उसमें काम करते हैं। तो डॉक्टर साहब के लिए तो है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मेरा उस शख्स से मेरी बात हो रही है जो नेशनल लेवल पर पहचाना जा रहा है। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनकर। अरे नहीं भाई, ऐसा सब हाँ डॉक्टर साहब, अपनी बात आप कर रहे थे डॉक्टर साहब। रीमा गुप्ता जो कास्टिंग डायरेक्टर थी, वो साहब बड़ी परसुएसिव थी। अरे सर आप आइए तो बम्बई, सर आप समझते नहीं है, आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है और आप आइए सर, और हमने आपको कास्ट कर लिया है और चैनल ने आपको अप्रूव कर दिया, देखिए सर अब आप मना मत करिए। अब गोविंद तुम सोचो, मैं 70 साल मेरी उम्र हो गई थी, मुझे 10 साल रिटायर हुए हो गए थे, और वो मुझे मुंबई बुला रही है। मतलब इस उम्र पे तो मुझे लगता है लोग वापस आते हैं, और वो मुझे वहाँ बुला रही है। तो इस मामले में मेरी फैमिली ने, मेरे बेटे बहू ने, मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा आपको शौक है इस चीज़ का तो जाइए एक बार ट्राई करिए, देखिए क्या होता है। मैं जब गया तो उस दिन उन्होंने लॉन्च पार्टी रखी थी। सुधीर शर्मा उसके चीफ थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे सनशाइन के। तो सुधीर ने एक पार्टी रखी थी जुहू बीच पे कहीं पर। अब वहाँ तो साहब टीवी लोग देखते ही थे, वहाँ के टीवी के एक से एक दिग्गज लोग, वहाँ सब बड़े परिचित चेहरे सब दिखाई दे। तो मेरे बेटे भी ज़रा बड़े इम्प्रेस हुए, यार यहाँ तो बड़ा ग्लैमर है भाई। और तो उसने मुझसे कहा कि नहीं पापा, अब आप आए हैं तो फिर आप रुकिए यहाँ, एंड लेट अस सर्च ए प्लेस फॉर यू वेयर यू स्टे एंड यू स्टार्ट वर्किंग हियर फॉर सम टाइम। तो खैर हमने घर वर देखे, ये देखा वो देखा, तो फिर ही डिसाइडेड टू परचेज मी हाउस देयर। कि उस समय में गोविंद ये समझो मैं लिम्प करता था, मेरे बाएं पैर में बहुत तगड़ी ऑस्टियोआर्थराइटिस थी, और जो 1 साल पहले ही हुई थी, मतलब इशकजादे में वो बात नहीं थी, उसके बाद जो समर्स आई है, उस विंटर्स आए उसमें हुआ था। तो मैं लिम्प करता था, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं कैसे रहूँगा। अच्छा फिर घर में एक लग्जरी में रहने की आदत है, अब वहाँ जब आप कोई किराए पे लेते हैं, वहाँ आपको वो लग्जरीज तो मिलती नहीं है भाई। कहीं बहुत फर्निश भी मिला तो एक फर्निश मिल रहा था, किराया बहुत ज़्यादा था, 23-24 हज़ार रुपये था, और एक बेड पड़ा हुआ था, एक सोफ़ा पड़ा हुआ था, एक टीवी लगा था, एक फ्रिज रखा हुआ था। तो ही परचेज मी ए फ्लैट वहाँ में, ये फ्लैट। तब तक हमारे वाइफ की फ्रेंड का फ्लैट वहाँ था कांदीवली ईस्ट में। उन्होंने कहा नहीं अनिल भाई, जब तक आपका फ्लैट आपको मिलता है, फर्निश आप कराते हैं, आप मेरे फ्लैट। तो शी वॉज वेरी काइंड, बीना भसीन जी हमारी वाइफ की बहुत गहरी फ्रेंड रही हैं, और बल्कि उन्होंने मेरे नाटक में काम भी किया है, बीना ने मेरे नाटकों में काम भी किया है। जैसे मैंने बताया कि मेरी वाइफ की फ्रेंड ने भी काम किया, तो शी वॉज द वन हु एक्टेड इन आवर प्ले। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं 5-6 महीने कांदीवली उनके फ्लैट पे रहा। इस बीच में अपने घर को मैंने तैयार कराया, फ्लैट को तैयार कराया, और मैं वहाँ रहा। बॉम्बे में जो मैं रहा, तो चूंकि मैं इशकजादे फिल्म कर चुका था, तो जो एक बॉम्बे में नए लोगों की स्ट्रगल होती है, मुझे वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मुझे कॉल्स आ जाते थे, मुझे जो ऑडिशंस के होते थे, इन्फॉर्मेशन आ जाती थी, तो फिर वह मैंने जम करके काम किया। और मैं चूँकि फ़्लाइट्स बहुत थी लखनऊ बॉम्बे के बीच में, तो मैं हर महीने 2-3 बार आता था। लेकिन मैंने कई डेली सोप्स किए, मैंने क्या नाम है कॉमर्शियल्स किए। मेरे कुछ कॉमर्शियल बड़े पॉपुलर हुए, जैसे एक कॉमर्शियल मेरा था हिंदू मुस्लिम पे, जो इसका प्रोमो था केबीसी का कौन बनेगा करोड़पति। जैसे मेरा बेटा हॉट सीट पे जाता है और वो मुस्लिम फैमिली वाले कहते हैं ये क्या जीतेगा, तो मेरे बच्चे उसको चैलेंज करते हैं,
और वो उसी फैमिली से पूछता है, उससे अमिताभ बच्चन पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम के क्या मतलब है, तो कहता है मैं फ़ोन अ फ्रेंड करूँगा, और मेरे जो मुस्लिम काउंटर पार्ट है उन्हीं का फ़ोन करता है। अब मेरा दिल तो धक धक कर रहा है कि ये तो गलत बता देगा, लेकिन नहीं, वो सही बताते हैं और मेरा बेटा जीत जाता है और हम दोनों मिलते हैं। तो अमिताभ जी कहते हैं कि यहाँ सिर्फ केबीसी में पैसे ही नहीं, दिल भी जीते जाते हैं। तो ये मेरा प्रोमो बहुत पॉपुलर हुआ था। ऐसे ही मैंने एक और किया था हिट का एड, उसमें जो लेडी पोछा लगाती हैं और वो कहती है कि ज़रा पर्दे के पीछे साफ कर दे। वो आपके एनएसडी की लेडी हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। इट वॉज ए प्लेजर वर्किंग विद है। तो कहती कि मैं 12 लाख लूँगी, तो वो पूछती कि भाई इतना ऐसा क्या 12 लाख, तो मैं कहता हूँ उसको हटाइए, मैं 8 लाख में कर दूँगा। तो वो ऐड भी वो मेरा बहुत पॉपुलर हुआ था। फिर मैंने और काफ़ी ऐड किए, होंडा मोटर बाइक का किया, वैगनार का किया, सिम्फनी फैन का किया। सो दैट वे मुझे बालाजी में काम मिला। मैं आपको बताऊं, बालाजी में जो ये सीरियल है, ये है मोहब्बतें, जिसने रिकॉर्ड कायम किया, 6 साल 7 साल चला है। इसमें दिव्यांका त्रिपाठी का जो फादर का रोल था, उसकी फर्स्ट चॉइस मैं था। मैं उन दिनों 2 सीरियल कर रहा था, ये न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, और एक एपिक चैनल का सीरियल में कर रहा था, दरिमा डायरीज। तो मैं वहाँ जा रहा था कंट्री क्लब, एक शादी अटेंड करने। हमारी साथी है, नाम भूला, रियाज की वाइफ, यही लखनऊ की लड़की है, गोपाल जानते हैं, उसकी बेटी की शादी थी। तो कोई मुझे मिल गया वहीं पर, रास्ता में पड़ता था बालाजी स्टूडियो। बोले, वो मुझे पहचानता था, बोले सर आपने बालाजी में कभी काम किया? मैंने कहा नहीं। बोले ऑडिशन देंगे? मैंने कहा दे दूँगा। बोले कब देंगे ऑडिशन? मैंने कहा अभी चलो। चला गया। वहाँ साहब उन्होंने मुझे कैरेक्टर समझाया, साउथ इंडियन कैरेक्टर है आपकी भाई। मैंने कहा भाई साउथ इंडियन तो मैं नहीं बोल पाऊँ। बोले नहीं, आप इंडियन एक्सेंट ही बोलते हैं, आपकी वाइफ साउथ इंडियन एक्सेंट में बोलती हैं, आपकी बेटी ऐसी है। मैंने ऑडिशन दिया। अगले दिन बालाजी में तो आप जानते हैं उनका चैनल से अप्रूवल लिया नहीं जाता, वहाँ तो एकता कपूर खुद फाइनल करती हैं। अगले दिन एकता कपूर ने मेरे रोल की अप्रूवल दे दी, मैंने भी हाँ कर दी, पैसे भी तय हो गए। जब मैं गुजरात आया इसके लिए, क्या नाम है, दरिमा डायरीज की थी, तो लोगों ने कहा सुनिए आपने उनसे ये पूछा कितने दिन शूट है? मैंने कहा नहीं। बोले ज़रा एक फ़ोन करिए। मैंने फ़ोन किया, बोली महीने में 26 दिन शूट होगा। अरे मैंने कहा यार मैं 2 सीरियल ऑलरेडी कर रहा हूँ, मैं 26 दिन कहाँ शूट करूँगा? तो मैंने फिर मना किया। तो वो उन्होंने कहा नहीं साहब आपने अप्रूवल दे दिया है, मैडम सब फाइनल हो गया। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो सोचा था 2-4 दिन करना होगा, मैं बीच में आके कर लूँगा, आपका तो बड़ा लंबा मामला है। तो फिर वो रोल दूसरे राकेश जी ने किया था बाद में। फिर बालाजी का मुझे मौका मिला वहाँ कलश सीरियल करने के। तो कितना टाइम हो गया? हाँ टाइम खत्म होने वाला है, मैं अपनी बात सर नहीं सर आप बात कर सकते हैं सर। टाइम मतलब ये तो हमारा घर है सर, मतलब आपको सुनना बहुत जरूरी है सर। सर बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं और उनके कमेंट भी हैं, मैं वो भी पढ़ देता हूँ। अजीत बहादुर जी हैं, हमारे सीनियर है बीएनए के, आपको नमस्कार बोल रहे हैं। और अमित मिश्रा जी हैं, अमित मिश्रा जी इलाहाबाद से हैं, कह रहे हैं कि ग्रहण में बीमार बुजुर्ग के किरदार में जान डाल दी सर ने। थैंक यू अमित, थैंक यू। और अजीत भाई बोल रहे हैं आप लोग जो रोल पसंद करते हैं, हमारे लिए यही खाद होती है। जो आप जितना रोल पसंद करते हैं उतना मेरा हौसला बढ़ता है, मेरी इच्छा होती है, मेरी और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मैं और उससे और अच्छा करने की कोशिश करूं। थैंक यू सो मच। अजीत भाई कह रहे हैं कि अनिल जी यूपी की पहचान है, वो तो बिल्कुल सही है सर, उसमें आप कुछ नहीं कह सकते। विजय सैनी जी आपको नमस्कार बोल रहे हैं। आजाद है, आपको नमस्कार बोल रहे हैं। उन्होंने बीच में बात कही थी कि आकाशवाणी के नाटक खूब सुने आपके, अमित जी बोल रहे थे कि अभी बहुत अरसे के बाद अभी भी एक नाटक मैंने किया है, अभी जनवरी में टेलीकास्ट हुआ था, ब्रॉडकास्ट हुआ था। मैं नाम भूल। बबीता जी आपको नमस्कार बोल रही हैं, रितंद्रा जी आपको नमस्कार बोल रहे हैं।
सर मेरी भी नमस्ते जी सर, सहज कला मंच का एक प्रश्न है सर। हाँ, किसी ने स्ट्रगल रंगकर्मी के आर्थिक स्थिति के बारे में कोई चर्चा नहीं की, शायद वो कोरोना को लेके पूछ रहे हैं कि उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना पीरियड में हमारे कलाकारों के साथ बहुत ही प्रॉब्लम हुई। और देखो इसमें क्या है गोविंद, कि हमने जब ये थिएटर शुरू किया था, या मुझे याद है बाबा आज़मी साहब ने, जब मैं उड़ान कर रहा था तो बाबा आज़मी साहब ने एक बार मुझसे कहा, अनिल जी आप कहाँ यहाँ लखनऊ में हैं, आप अच्छे कलाकार हैं, आप मुंबई चलिए हमारे साथ, वहाँ आपको बहुत काम मिलेगा, काम करिए। तो मैंने उनसे कहा, नहीं बाबा साहब, मैं इसको शौकिया ही रखना चाहता हूँ, मैं इसको प्रोफेशन नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय तक इतने एवेन्यूज़ नहीं थे। आप ये सोचिए कि DD1 पे वो सीरियल आया था, है ना, दूरदर्शन पे, उस समय इतने चैनल्स वगैरह नहीं आए थे, तो इतना स्कोप भी नहीं था। तो उसकी वजह से आज मैं चूँकि गवर्नमेंट जॉब में रहा, मेरी अपनी फैमिली थी, मुझे पेंशन मिलती है, और ये मैं शौकिया ही, अभी भी शौकिया ही करता हूँ। काम कोशिश ज़रूर करता हूँ कि प्रोफेशनल काम करूँ, लेकिन होता मेरा शौक ही है। तो ये जो सवाल है ये बहुत सही सवाल है कि जिन लोगों ने, अब उस समय जब मैंने शुरू किया था NSD भी नहीं था, या नया नया बना था, BNA बाद में बिसारिया साहब ने बनाया, तो हमारे सामने ओपनिंग्स भी नहीं थी। तो हम लोग शौकिया ही करते थे, मैं हूँ चाहे गोपाल हो, या सूर्यमोहन भी जो थे, सूर्यमोहन भी LIC में यहाँ जॉब करते थे। लेकिन अब जो बच्चे पढ़ करके आ रहे हैं तो वो उसको अपना कैरियर बना रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि उस कैरियर में ये जो कोरोना का पीरियड आया था उसमें उनको काम नहीं मिला। ये बहुत ही एक दुखद स्थिति थी। तो मैं अब इसमें यही कह सकता हूँ कि जब आप एक डेडिकेशन से जब आप इस कैरियर में लगते हैं तो आपके लिए ये भी संभव नहीं है कि आप कोई दूसरा काम कर सकें। मैं बस ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसा अभी हमारे यहाँ पेशिन गोई हो रही है कि शायद एक कोई तीसरी लहर भी आएगी, हम लोग अगर पूरे प्रिकॉशंस लेंगे, हम लोग अगर वैक्सीन्स लगवाएंगे, जा करके अपनी इनिशिएटिव पे लगवाएंगे, हम जो पूरे कोविड नॉर्म्स हैं हम उनको ऑब्ज़र्व करेंगे, जैसे हम मास्क लगा करके रखें। मैं अभी आपको बताऊं, मैंने लास्ट शूट किया था बनारस में अप्रैल 2nd वीक में। मैंने रक्तांचल पार्ट 2 सीरीज़ की थी, और एक फिल्म थी अदनान अली की कठपुतली प्रोडक्शन की इत्तू सी बात, वो मैंने की थी। मैं जब लखनऊ आया मैंने फ़ौरन 2nd वैक्सीन लगवाई 19 अप्रैल को, उसके बाद मैं 2.5 महीने में घर से नहीं निकला। अभी मैं पिछले हफ्ते 28 जून को मैं बॉम्बे गया था रक्तांचल के एक शूट में, फिर 10 जुलाई को गया था उसी के शूट में, बट विद ऑल द प्रिकॉशंस। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने सफ़र किया है, इसमें कुछ हमारी संस्थाएं, जैसे मैं सिंटा का भी मेंबर हूँ, सिंटा ने जहाँ तक मुझे मालूम है कुछ ऐसे आर्टिस्ट जिनको फाइनेंशियल क्राइसिस हुई उनको मदद करने की कोशिश की। मैं ये भी सुन रहा हूँ कि प्रोडक्शन हाउसेज ने भी आर्टिस्टों के जो रेट्स हैं, आर्टिस्टों के जो फाइनेंसेस हैं, उसमें भी कमी की है। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कमी न करें, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन हाउसेज तो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वो तो लाखों में बनाते हैं। अगर थोड़ा नुकसान होता भी है तो वो नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे कलाकार हैं जिनके लिए ये जीविकोपार्जन है, उनके पैसों में उनको कटौती नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको और सपोर्ट करना चाहिए। जो आर्टिस्ट उनके साथ जुड़े हुए हैं उन प्रोडक्शन हाउसेस को आगे आना चाहिए कि भाई इस जो उनका सीरियल चल रहा है, जो उनका काम चल रहा है, वो इन्हीं कलाकारों की वजह से चल रहा है। तो उनको उन कलाकारों की, उनकी बैक स्टेज वर्कर्स की, जो हमारे बैक स्टेज जो काम करते हैं, लाइट वाले हैं, कैमरा वाले हैं, साउंड वाले हैं, हमारे स्पॉट बॉयज़ हैं, ये जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, तो ये जिम्मेदारी बनती है प्रोडक्शन हाउसेस की। देखिए सिंटा ने थोड़ी मदद की, ज़रूर की होगी, लेकिन सिंटा बहुत मदद नहीं कर सकता है, सिंटा के अपने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो इसमें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, प्रोडक्शन हाउसेस शुड कम टू द सपोर्ट ऑफ दीज आर्टिस्ट, और उनको फिर से काम दे करके उनको
सेटल कराना चाहिए। और कोरोना में स्थिति बहुत ख़राब हुई। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सब लोग जो है कोरोना के नॉर्म्स को, जैसा हमारी सरकारें कह रही हैं, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे हमारी केंद्रीय सरकार हो, वो भी कह रहे हैं कि हम बराबर हाथ वॉश करते रहें, हम डिस्टेंसिंग रखें, हम मास्क लगाएं और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। मैं सिर्फ इसलिए जा सका क्योंकि मैं दोनों वैक्सीन मेरी लग चुकी थी, तो लेकिन फिर भी मैं बहुत डरता हो गया था। मैं जिस समय शूट पे जाता था मैं मास्क भी लगाता था, फेस शील्ड भी लगाता था, बाकायदे अपने साथ सैनिटाइज़र भी रखता था। तो मैं जो बच्चे जिनको इसमें परेशानी हुई है, मुझे उनके साथ पूरी सिंपैथी है, पूरी हमदर्दी है। और अगर कोई वाकई में ऐसी बुरी स्थिति में मैं थोड़ी मदद कर सकता हूँ, हमारे यहाँ कलाकार एसोसिएशन है, हमारी कलाकार एसोसिएशन भी हमारे कलाकारों को मदद कर रही है, उनको महीने भर का राशन दे रही है या 3-4 हज़ार रुपये कैश दे रहे हैं। तो अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो हमारी ये संस्थाएं आगे हैं, हम लोग सब उनके साथ हैं। और अगर ऐसी परेशानी हो, वी ऑल स्टैंड बाय देम। मैं कोरोना पीरियड में वाकई में बहुत नुकसान हुआ है, चाहे हमारी बैक स्टेज टीम हो, चाहे हमारे एक्टर्स हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आगे ऐसी नौबत ना आए। सब लोग प्लीड करिए, सब लोग देखिए, जो भी फेसेस हैं, आज जो लोग टीवी पे काम कर रहे हैं सब नोन फेसेस हैं, बहुत नोन फेसेस हो गए हैं। अपने अपने जो उनके फैंस हैं सबसे अपील करें। आज इतना बड़ा सोशल मीडिया है, फेसबुक है, यूट्यूब है, वो वीडियो अपने बना बना करके डालें, लोगों को प्रचार करें कि भाई अगर थर्ड वेव बचाना है तो हमें कोरोना नॉर्म्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे उनको ऐसी परेशानी नहीं होगी। सर अमित जी ने एक बात और बोली कि वाकई आजकल आपने उच्चारण की बात की थी ना, कि मैं लखनऊ से हूँ, तो उच्चारण सुन के लोग कह देते हैं कि आप कहाँ से हो, तो वो कहते हैं लखनऊ से होंगे आप तो उच्चारण पर प्राइवेट चैनल ध्यान नहीं देते हैं आजकल। नहीं। और जो नए लोग आ रहे हैं वो भी उच्चारण पे बहुत ध्यान नहीं देते, तो वो उसी को कंटिन्यू कर रहे थे कि मतलब प्राइवेट चैनल को और नए जो ट्रेड सीखने वाले हैं उनको उच्चारण पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और साथ में मलकानी जी हैं, मलकानी जी को आप जानते होंगे, तो कह रहे हैं आपको सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, अमित ने जो हाँ बात की तलफ़ुज़ की, तो देखिए ये चैनल्स तो करते हैं लेकिन ये एक्टर पे भी डिपेंड करता है। मैं आपको बताऊं, एक टेलीफिल्म बनी थी आला अफसर, इंस्पेक्टर जनरल, ये राकेश श्रीवास्तव जी थे इलाहाबाद के, उन्होंने बनाई थी अर्ली। उस समय मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर जो थे रशिया के, उनकी विजिट होने वाली थी और उनकी विजिट की ईव पे उसका टेलीकास्ट होना था। तो उसमें कुछ एनएसडी के भी गोविंद लोग काम कर रहे थे। ये जो रशियन हाउस है दिल्ली में, मिसेस बानो ने उसका एडेप्टेशन किया था, इंस्पेक्टर जनरल जो गोगोल का प्ले है, मिसेस बानो ने किया था, तो जाहिर है उर्दू में उसका तर्जुमा किया था। और उसमें मुझे काम करने का मौका मिला उत्पल दत्त जी के साथ। उत्पल दत्त जी जो थे वो उसमें मेयर का रोल कर रहे थे, तो उसमें 3-4 लोग थे। तो बानो जी का जो एडेप्टेशन था वो जाहिर है उर्दू में था। तो मैंने देखा कि कुछ लोग जो हैं आपके एनएसडी में भी, अब पता नहीं है नहीं है, उस समय लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, तो वो लोग तलफ़ुज़ सही नहीं करे। तो उसमें एक भारत भूषण जी करके थे, वो भी कुछ ये शॉर्ट फिल्म बनाते थे। तो मैंने धीरे से एक से कहा, भाई आप इसका सही उच्चारण नहीं कर रहे हैं, इसका सही उच्चारण ये है। तो भारत भूषण जी ने भी सुना, तो उन्होंने कहा अनिल जी प्लीज़ जहाँ जहाँ और गड़बड़ हो आप हमें भी बता दीजिए ताकि मैं ठीक कर दूँ। और वो जो साहब थे उन्होंने कहा वो बॉदर्स उनका कहना ये था कि हु बॉदर्स। तो जाहिर है कि जब हु बॉदर्स तो फिर मुझे बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। फिर मैंने मिसेस बानो से कहा, मैंने कहा मिसेस बानो, उस समय विलायत जाफरी साहब प्रोग्राम ऑफिसर थे। अब विलायत जाफरी उनके पास जाना था और वो बड़े पर्टिकुलर थे भाई लैंग्वेज को लेकर के। अब इत्तेफाक मेरे बहुत अजीज़ दोस्त थे विलायत जाफरी साहब। तो हुआ ये कि उन्होंने
बानू जी ने कहा साहब हम क्या कहते, भैया आपने सुन लिया इनका क्या है। तो देखिए ये एक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि एक्टर कितना सीखना चाहता है उससे। तो अगर एक्टर सीखना ही नहीं चाहता तो उसको आप क्या कर सकते हैं। लेकिन जो अच्छे एक्टर्स होते हैं वो ज़रूर तलफ़्फ़ुज़ पे भी काम करते हैं। तो अमित की बात में मैं सहमत हूँ। जी, क्योंकि अमित भाई भी रेडियो में काफ़ी उन्होंने काम किया है। जी, जी, तो इसलिए उनको मतलब जो रेडियो में काम करते हैं और देखिए रेडियो में तो आप कर ही नहीं सकते हैं अगर आपका तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है। उसमें ऑडिशन की पहली रिक्वायरमेंट जो है, भाई लोग कहते हैं अमिताभ बच्चन रेडियो ऑडिशन में फेल हो गए थे। भाई आज सुपर स्टार हैं, लेकिन हो सकता है किसी वजह से इन्हीं कारणों से फेल हो गए, हू नोज़। तो दैट्स हाउ माय एक बात जो ज़हन में आती है जर्नी कि जैसे कि आपने थिएटर भी किया, सीरियल भी किया, फ़िल्म भी किया, तीनों अलग-अलग मीडियम हैं। मैंने रेडियो भी किया। चारों मीडियम अलग-अलग हैं। तो चारों मीडियम में अपने आप को ट्रांसफ़र करना, क्या वो आसान रहा या कैसे मतलब होता था वो? क्योंकि नहीं, देखिए मुझे जी, मैं आपको बताऊँ, थिएटर तो देखिए अलग ही चीज़ है। मुझे याद है जब मैंने पहला रेडियो प्ले किया तो मेरे जो रेडियो के गुरुजी थे वो सुन रहे थे रिकॉर्डिंग। जब मैं बाहर निकला मैंने कहा गुरुजी कैसा किया मैंने? बोले अच्छा थिएटर बोले, अच्छा थिएटर बोले। क्योंकि देखो थिएटर अलग चीज़ है, रेडियो अलग चीज़ है। रेडियो में थ्रू योर वॉइस यू शो द ऑडियंस कि क्या सीन चल रहा है। आप अपनी वॉइस से क्रिएट करते हैं उस सीन को। तो मेरा मानना है कि रेडियो बहुत मुश्किल विधा है, सबसे ज़्यादा मुश्किल विधा जो है रेडियो है। और मुझे रेडियो की मदद, जैसे अभी किसने तारीफ़ की मेरे उस सीन की जो मैंने उसमें किया है ग्रहण में, तो इसमें मेरे जो नुआंसेस थे इसमें मुझे रेडियो ने मदद की। इसी रेडियो में जो ब्रीथ्स का खेल है, जो आप सांसों का खेल करते हैं, जो आप उतार चढ़ाव सांसों में लेते हैं, जो आप गले का इस्तेमाल करते हैं, थ्रोट ये अंदर से जो आवाज़ निकालते हैं, उसकी बड़ी मदद मिलती है। बाकी देखिए टीवी का जहाँ तक सवाल है, टीवी में तो बड़ा कैजुअल हो गया है, जहाँ पर एक दिन में 1.5 सीरियल शूट होना हो, फिल्म में एक दिन में 10 मिनट शूट होते हैं और सीरियल में एक दिन में 32 या 35 मिनट शूट होते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना फ़र्क होगा। तो मुझे लगता है टीवी करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। फिल्म में फिर मुश्किल आती है, क्योंकि फिल्म में जहाँ पर क्लोज़अप्स होते हैं, जहाँ पर आपको एक्सप्रेशन देने होते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो मुझे मुश्किल, देखिए थिएटर तो जैसे मैंने बताया वो अलग ही चीज़ है, क्योंकि थिएट्रिकल डायलॉग ना आप फिल्म में बोलते हैं, ना आप रेडियो पे बोलते हैं, ना आप सीरियल पे बोलते हैं। फिल्म का प्रोजेक्शन, फिल्म की एक्टिंग एक अलग ही होती है, और उसका लेकिन जो मज़ा थिएटर करने मिलता है, जो फीडबैक आपको ऑडियंस से उस समय मिलती है, वो जो आपकी हिम्मत अफजाई करती है। तो मैं बताऊं आपको, मैं 5 साल में बम्बई रहा, मैंने थिएटर बहुत मिस किया। मैं राज साहब का प्ले करके गया था यहाँ से, वही बेयरफुट इन एथेंस, और उसके बाद जब मैं आया तो राज साहब ने फिर मेरे साथ प्ले किया। मैंने, शोभना ने 2 कैरेक्टर्स का प्ले किया। विहास, जिसको राकेश वेदा जी ने किया था, अलेक्जी आर्बुजो का प्ले था 2 कैरेक्टर्स का, वो मैंने किया राज साहब के डायरेक्शन में। फिर हेमेंद्र भाटिया जी के डायरेक्शन में, वो भी आपके टीचर रहे हैं बीएनए में, उनके डायरेक्शन मैंने उन्हीं का लिखा हुआ प्ले तुम किया। फिर अभी आपके ही एनएचडी के साथी क्या नाम है, शुभदीप राहा का लिखा हुआ प्ले मैंने आखिरी वसंत किया। सो जो मैंने मिस किया था 5 साल, वो मेरी जो एक दिल की जो मेरी प्यास थी, जो भूख थी थिएटर की, वो जरूर मेरी पूरी हो गई। क्योंकि नथिंग लाइक थिएटर। फिल्म देखिए, जो आपको जो नेम, फेम, एक्सपोजर जो मिलता है वो फिल्म से, सीरियल से मिलता है, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन हमें थिएटर में मिलता है, फिल्म में भी मिलता है। वही जब आप जैसे ग्रहण की आपने तारीफ की, मुझे अच्छा लगा, लेकिन थिएटर का एक सेटिस्फैक्शन अलग ही होता है, क्योंकि वह आप स्टेज के आप अपने मालिक होते हैं। डायरेक्टर का फिर रोल जो उसने डायरेक्शन दिया वो ख़त्म हो जाता है, देन यू आर मास्टर ऑफ योर रोल। और फिल्म वगैरह में हमेशा डायरेक्टर साथ रहता है आपके। सर ये तो है, मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत कंफ्यूजन होता है ना कि फिल्म
सीरियल, थिएटर और आकाशवाणी सब अलग अलग मीडियम है, उसको अलग अलग समझना जानना बहुत ज़रूरी है सर। सब लोग को लगता है थिएटर कर लिया तो वहाँ भी चले जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं। थिएटर करना और फिल्म करना बिल्कुल अलग है। ये ज़रूर है कि थिएटर आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। जो कॉन्फिडेंस आप जब कैमरा फेस करने जाते हैं, अगर आप थिएटर किए हुए हैं तो जो आपकी जो पर्सनैलिटी बिल्डिंग होती है, जो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है, वो बहुत ज़बरदस्त। देखिए मैं आपको बताऊं, ये कॉन्फिडेंस मुझे मेरे साइंस के लेक्चर्स में भी मिलता था। जब मैं कहीं कोई टॉक देने जाता था, मैं इंटरव्यू देने, एक सेकेंड ये बदल दो, ये बैटरी डाउन हो रही है, इसको चेंज कर दो, बैटरी डाउन हो रही है, ये नहीं चल रहा। तो होता ये था कि जब मैं इंटरव्यूज़ में जाता था तो जो थिएटर ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, मैं अपना वर्क जिस कॉन्फिडेंस से मैं प्रेजेंट करता था, या जब मैं लेक्चर देता था, या मैं अपना कॉन्फ्रेंसेस में जाता था, तो जो मुझे कॉन्फिडेंस मिलता था वो बहुत ज़बरदस्त होता था। तो वही कॉन्फिडेंस आपको सिनेमा में जब आप जाते हैं, जब आप कैमरा फेस करते हैं या सीरियल में फेस करते हैं, तब आपको मिलता है। तो ये एडवांटेज ज़रूर है। और मुझे लगता है कि आज जो बच्चे थिएटर में हैं, देखिए लोग कहते हैं कि भाई थिएटर वालों को फिल्म में नहीं जाना चाहिए। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। आप थिएटर करिए, लेकिन अगर आपको मौका मिलता है तो फिल्म भी करिए, सीरियल भी करिए। भाई पैसा कहाँ से खाएंगे? हमारे पास थिएटर में पैसा कहाँ है आज? आगे हो जाए बहुत अच्छी बात है। आई विश ऑल लक टू थिएटर एस्पिरेंट्स, लेकिन पैसा जो है वो तो आपको उसके लिए तो थिएटर को सस्टेन करने के लिए आपको सीरियल करना पड़ेगा। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसी पे एक बात और जो मैं हमेशा अपने आप से भी पूछता हूँ, लोगों से भी पूछता रहता हूँ कि इतने साल से थिएटर हो, तुम्हारी आवाज कट रही है। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही होगी सर, अब आ गई होगी। अब आई। अभी नहीं आई सर? अब आई जी। हाँ, तो आई। जैसे कि थिएटर इतने सालों से हो रहा है, और जैसे दर्पण की बहुत सारे मतलब हर स्टेट में दर्पण की एक ब्रांचेस हुआ करती थी, अभी वो भी कम हो गई। दर्पण बहुत अच्छा काम कर रहा था, है ना? तो एक समय था जब बहुत सारी चीजें डेवलप हुई थी कि बहुत सारे रेपर्टरीज होने चाहिए, वो थिएटर में क्यों नहीं हो पाया? जब इतने सारे लोग थिएटर करने वाले हैं, इतने सारे लोग जुड़ते हैं, तो ढेर सारी रेपर्टरीज या ढेर सारे दर्पण और डेवलप होने चाहिए बनस्पत बंद होने के, तो वो बंद क्यों हुए और बने क्यों नहीं? मैं बताता हूँ। उसका रीजन ये है कि लेटली जब दर्पण और आगे बढ़ा तो दूरदर्शन आ गया, ये चैनल्स आ गए, फिल्म्स आ गई। तो आज की जो जनरेशन आती है वो थिएटर करती ज़रूर है, लेकिन उसमें उनका थिएटर का कमिटमेंट उतना ही रहता है कि वो मीडिया में जा सके। क्योंकि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि मीडिया में काम करना जो है उसमें आपको बड़े फायदे, पैसा तो आपको मिलता है, सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है, और जो रिकग्निशन आपको मिलता है, जो पहचान आपको मिलती है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो सबसे बड़ी सेटिस्फाइंग चीज़ होती है। तो उसकी वजह से जो आज लोग थिएटर कर रहे हैं वो उतनी लगन से नहीं कर पा रहे हैं जितनी लगन से होना चाहिए था। अब जैसे हम लोग जब करते थे, जब ये ओपनिंग नहीं थी हमारे साथ, तो जो जुनून था इसका, जो नशा था, मैं कहूँगा वो नशा आज देखने को नहीं मिलता है। और दूसरे हमारी हिंदी की जो ऑडियंस है उसको कुछ पास से आने का कि एक चार्ट डेवलप हो गई है, पास मिलना उनके लिए बड़ी प्रेस्टीज की बात होती है। ऐसा नहीं है कि वो 100-200 रुपये खर्च नहीं कर, अब वैसे टिकट शोज अब होने लगे हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं होते हैं कि वो थिएटर को सस्टेन कर सके। अब जैसे पहले हम आर्टिस्टों को कन्वेंस भी नहीं देते थे, आज ऐसा नहीं है। आज हम आर्टिस्ट को कुछ नहीं, शो के बाद 1000, 2000, 3000, 5000 रुपये हम देने में सक्षम हो सके। वो इसी वजह से कि अब कुछ नाटक जो हैं वो टिकटेड भी होने लगे हैं, लेकिन अभी उसको कॉमर्शलाइज, जैसे मराठी थिएटर है, बंगला थिएटर है, गुजराती थिएटर है, वैसा भी हिंदी थिएटर आने में मुझे लगता है बहुत समय लगेगा। और जब तक ये
हमारे ये चैनल्स जो हैं ये ग्रो करते रहेंगे और एक्सपोजर उन लोगों को मिलता रहेगा, उसमें मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल ही है। जैसे अगर बात करें, बाहर भी फिल्में चलती हैं, चैनल भी है, थिएटर भी है। थिएटर अलग तरीके से डेवलप होता है, फिल्म भी चल रही है वो अलग तरीके से डेवलप है, तो मतलब वो अलग ही धारा है दोनों। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जी। हमारे यहाँ शायद शोभना जगदीश अपने किसी रिलेशन से मिलने इंग्लैंड गई थी, एंड शी वांटेड टू सी थिएटर। उनको टिकट लेना था, शायद 15 दिन के लिए गई थी, उनको नहीं मिला टिकट, शी कुडंट सी। जैसे जब मैंने माउस ट्रैप किया था अगाथा क्रिस्टी का, तो मैंने सुना कि वो तो वहाँ पिछले 25 साल से चल रहा है, उसके एक्टर्स बदल गए लेकिन वो प्ले चल रहा है, हम तो यहाँ 2 शो करके रह गए। तो ये बात है। यहाँ देखिए, अभी जो ऑडियंस भी है, ऑडियंस है, थिएटर ओरिएंटेड ऑडियंस है, जैसे बम्बई में है वैसी अभी यहाँ नहीं हुई है। जैसे हमारे इलाका गोमती नगर है, गोमती नगर में जो हमारे ऑडिटोरियम बने हैं, वहाँ पर उन लोगों में ये कल्चर इनकलकेट हुआ है टिकट लेके देखने का, लेकिन वो ऑडियंस अभी इतनी बड़ी नहीं है कि हम उससे थिएटर को सस्टेन कर पाए। बट आई विश ऑल लक, हो सकता है कि ऐसे ही हमारे बच्चे मेहनत करते रहें नहीं और सर, टिकट शोज करें। एक चीज जैसे कि रेगुलर थिएटर की आदत भी नहीं ना, हमारे यहाँ रेगुलर थिएटर नहीं होता कि सैटरडे संडे यहाँ पे थिएटर होगा ही होगा, रेगुलर लोग आएंगे कि एक जैसे फिल्म देखने के लिए। बिल्कुल नहीं, ये एक बात है, ये भी एक बात है कि रेगुलर थिएटर हमारा कैलेंडर नहीं बना है। हम लोगों ने एक बार कोशिश की थी लेकिन वो चल नहीं पाया क्योंकि शेड्यूल हो नहीं पाता। दूसरे एक बात मैं और बताऊंगा, ये जो ग्रांट्स मिलने लगी हैं, गवर्नमेंट की ग्रांट्स मिलने लगी हैं, हम लोग जब थिएटर करते थे उस समय कोई पैसा नहीं होता था, कोई सरकारी ग्रांट नहीं। ये जो ग्रांट मिलने लगी, इसने थिएटर को बहुत करप्ट कर दिया है। आज वो लड़के जिनको बल्लम नहीं पकड़ना आता है, वो रेपर्टरी में गुरु हैं, वो उनकी रेपर्टरीज चल रही हैं, 2-2 रेपर्टरीज चल रही हैं, गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिल रही हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि क्वालिटी ऑफ थिएटर बहुत गिर गया। देखिए, आप अगर अच्छा थिएटर करेंगे तो दर्शक ज़रूर आएंगे, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि अच्छा थिएटर के लिए दर्शक नहीं है, लेकिन वो दर्शक लिमिटेड है, वो दर्शक। और अक्सर क्या होता है कि आपकी पब्लिसिटी से कोई दर्शक देखने आए। जैसे हमारे यहाँ बड़े अच्छे थिएटर फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे रेपर्टवा थिएटर यहाँ होता था, उसमें आपके बॉम्बे की टीमें, दिल्ली की टीम बॉम्बे से ज़्यादा आती थी, बड़ा अच्छा प्रोफेशनल थिएटर आता था, हाउसफुल शोज भी उनके होते थे। हमने दर्पण का पूरा फेस्टिवल किया था, खेर साहब का प्ले था, नादरा जी का प्ले था, उसमें पूर्वा नरेश का प्ले उसमें हुआ था, सलीम आरिफ का प्ले हुआ था, हमारा प्ले था, तो इस तरीके से उषा गांगुली जी का प्ले हुआ था, उसमें भी वी हैड वेरी गुड रिस्पॉन्स। सारे टिकटेड शोज हमारे हुए थे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। तो ऐसा नहीं है, देखिए, जब अगर हम क्वालिटी नहीं मेंटेन करें, दर्शक क्यों आएंगे? जो सीरियस थिएटर दर्शक है वो कुछ संस्थाएं बनाने की कोशिश करती हैं, तो उसमें कुछ लोग जो हैं, आई डोंट वांट टू नेम एनीबडी, भाई सब अपने हिसाब से अच्छा करते हैं, लेकिन जो ग्रांट आजकल इत्तेफाक से मिल रही है उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, और उस ग्रांट को यूटिलाइज करने के लिए चूंकि थिएटर करना है तो भी कैसा भी थिएटर होता है। तो ये जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं थिएटर में, ये थिएटर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे मैं मानता हूँ कि पृथ्वी थिएटर में मुझे किसी ने बताया था, एक कोई ऐसा शो हुआ था कि दर्शक खड़े हो गए, बोले मेरा पैसा वापस करो, बहुत बकवास प्ले हुआ है। लेकिन आमतौर पे वहाँ ऐसा नहीं होता है, बहुत मैच्योर्ड प्ले होते हैं, बड़े सिलेक्टेड प्लेस होते हैं, वैसा भी लखनऊ में नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर चंद संस्थाएं जो कि अच्छा काम कर रही हैं, ये अगर मिलजुल करके एक बार फिर से बैठ करके कैलेंडर वर्कआउट करें, जैसा तुमने कहा है कि एवरी सैटरडे संडे हम एक नाटक करेंगे, आज इस ग्रुप का नाटक है, कल उस। हमने एक बार किया था, यहाँ पर थिएटर फोरम बना था, और मैं तुम्हें बताऊं 2 या 3 साल उसके नाटक हुए, हाउसफुल होता था, टिकटेड शो होता था। हमारे शशांक बहुगुणा जी बहुत इस मामले में स्ट्रिक्ट थे कि गेट पे कोई बिना टिकट के एंट्री नहीं होगी। और वो साहब गेट पे खड़े होते थे, और हम लोगों ने हाउसफुल शोज किए हैं उस समय, थिएटर फोरम के समय। उसमें हर जो अच्छे ग्रुप थे अपना सिलेक्टेड प्ले देते थे, और रविंद्रालय में हाउसफुल होते थे। हमने यहूदी की लड़की के 4 हाउस 1982 में 4 हाउसफुल शोज हमने किए थे रविंद्रालय में। ये जो जय सोमनाथ की मैं बात कर रहा हूँ, सन 1967 में हुआ था ये नाटक, 2 दिन हमने हाउसफुल शोज उसके किए थे वहाँ।
रविंद्रालय में। तो ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन बीच में फिर जब मीडियोकर थिएटर या पुअर थिएटर भी आ जाता है तो उसमें फिर दर्शक निराश होते हैं। तो उसकी वजह से एक बहुत बढ़िया ऑडियंस, अब जैसे मैं जानता हूँ कि कुछ डायरेक्टर्स हैं हमारे यहाँ, मैं उनके नाम नहीं लूँगा नहीं तो दूसरे लोग बुरा मानेंगे, तो उनके जब नाटक होते हैं तो हाउसफुल होते हैं। हमारे थपलियाल जी करते हैं, सूर्यमोहन करते हैं, चित्रा है हमारे, ये लोग करते हैं, तो संगम भी करते हैं, अपने मंचकृति से करते हैं, हाउसफुल होते हैं शो, पुनीत करते हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत से और भी लोग हैं भाई, आज तो कोई 2 नाटक कर लेता है, तीसरे दिन वो डायरेक्टर बन जाता है। मेरा 55-60 साल में थिएटर करते हुए हो गए, लेकिन आज तक मैं कभी डायरेक्शन की नहीं सोच पाया कि मैं कोई प्ले डायरेक्ट करूँ। मुझसे मेरे ग्रुप के लोग कहते हैं कि साहब आप थपलियाल जी जब डायरेक्शन करते हैं तो बीच में आप उनको हेल्प करते हैं, जब वो नहीं आते हैं तो आप करते, तो आप मैंने कहा नहीं, मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि डायरेक्शन जो है गोविंद, आप तो स्कॉलर रहे हो, डायरेक्शन बिल्कुल एक्टिंग से अलग चीज़ है। थपलियाल जी भी पहले हमारे यहाँ एक्टर थे, लेकिन बाद में फिर जब से उन्होंने डायरेक्शन शुरू किया तो फिर एक्टिंग छोड़ दी उन्होंने। तो होते हैं कुछ लोग तो डायरेक्टर एक्टर। सर हमने तो पढ़ाई की, आपने तो सारे मास्टर के साथ काम किया है सर, वो स्कूल अलग ही स्कूल होता है जो मास्टर के साथ काम करना। नहीं, इसमें ये जरूर हुआ कि मैंने जिन जिन लोगों के साथ, जैसे कारंद जी के साथ काम किया, उनसे मैंने अलग चीज़ें सीखी, थपलियाल जी के साथ अलग सीखा, सूर्यमोहन के साथ अलग चीज़ें सीखी, पुनीत से, ललित से, राज बिसारिया साहब से। राज बिसारिया साहब तो बाकायदे उनका जो रिहर्सल होता था वो बिल्कुल क्लासरूम हो जाता था अक्सर, जैसे कि जैसे आप क्लास में बैठे सुन रहे हैं। अब क्लास की आदत थी तो कभी कभी मैं झपकी भी ले लेता था। तो लेकिन राज साहब के साथ, राज साहब से डांट खाई बहुत अच्छे से। मैं फर्स्ट ईयर में था बीएनए में, तो फर्स्ट ईयर में था, राज साहब का प्ले चल रहा था सलूट, तो सलूट देखा और कुछ क्वेश्चन आ गया मन में, तो मैंने कहा पूछ लेता हूँ, डांट देंगे भगा देंगे। मैं गया बड़े मजे से, हमने कहा सर आपने ये लाइट क्यों की, ऐसे घूमे और उन्होंने कहा कौन से ईयर में हो, मैंने कहा फर्स्ट ईयर में। तो भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। उनको लगा कि यू आर टू यंग टू बी एक्सप्लेन्ड। जी सर, जी सर। नहीं, राज साहब अपने आप में एक स्कूल है, उनके साथ काम करना बहुत ही बिल्कुल अलग ही रहा। मैंने 2 प्ले उनके साथ किए और वाकई में वो एक एक लाइट एक एक कैरेक्टर के लिए जो देते हैं, जो अलग अलग सीन्स में जो लाइट वो क्रिएट करते हैं एक्टर के हिसाब से, तो वाकई में इस समय इत्तेफाक से कुछ हल्की सी तबीयत उनकी नासाज है। उनकी बड़ी इच्छा है एक प्ले करने की और उनका मुझसे कमिटमेंट है कि मेरे साथ वो एक प्ले करेंगे। थपलियाल जी का भी कमिटमेंट है, इत्तेफाक से थपलियाल जी की भी तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है। मैं चाहता हूँ हमारे ये दोनों धुरंधर जो हैं ये जल्दी से खड़े हों और हम कोई नया नाटक इन लोगों के साथ करें। मेरी बड़ी इच्छा है चीज़ की। तो आज क्या होता है, एक्टर का एक अलग रुतबा हो गया है, तो ज्यादातर एक्टर ये कहते हैं हम तो एक्टर हैं, हम बैक स्टेज के बारे में क्यों जाने, हमें बैक स्टेज से क्या लेना देना है। तो मतलब आप ये बताएं बैक स्टेज कितना जरूरी एलिमेंट हो जाता है एक्टर के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं बैक स्टेज। जी जी, देखिए एक्सपर्टाइज भले ही आपकी उसमें ना हो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, लाइट्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। मैं तो वैसे बताऊं, मैंने लाइट्स भी की है। होता ये था कि मैं लाइट्स लगा नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर आप लाइट लगा के मुझे क्यू शीट अपनी दे दें तो बीइंग ए साइंटिस्ट मैं आपको बताऊं, आपको उसी डायलॉग पे वो लाइट मिलेगी जिस डायलॉग पे आपको वो लाइट चाहिए। ये मुझे साइंस का स्कॉलर होने से मुझे फ़ायदा मिला। और जैसे मैंने कहा कि थिएटर का फ़ायदा मुझे साइंस में ये मिला कि मुझे पावर ऑफ एक्सप्रेशन मिला। तो बैक स्टेज आना बहुत ज़रूरी है। सेट के इस्तेमाल लोग अक्सर नहीं कर पाते हैं। सेट के इस्तेमाल में एक साहब वो जाकर के नीचे गिर गए, उनके बड़ी चोट वोट लग गई। तो यू मस्ट नो अबाउट सेट, यू मस्ट नो अबाउट लाइट, यू मस्ट नो अबाउट, अब जैसे मेकअप है, आपका कैरेक्टर कोई है, कोई मेकअप मैन है, उसने आपको कैसा मेकअप कर दिया, तो until unless you also know something about makeup, how can you tell him, how can you challenge him? वो बात अलग है कि डायरेक्टर ने उसको आपके बारे में बता दिया। मान लीजिए कि किसी शो में डायरेक्टर नहीं है
उसने आपका एड़ा बेड़ा मेकअप कर दिया। तो अगर आपको मेकअप की नॉलेज नहीं है तो आप कैसे उसको बताएंगे? या अगर आपको लाइट की नॉलेज नहीं है तो आप कैसे लाइट लेंगे कि मुझे यहाँ पर इस ढंग से आकर के मुझे ऐसे लाइट लेनी है, मुझे इतनी इंटेंसिटी की लाइट चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज तो हर चीज़ की होनी चाहिए। थिएटर अगर आप कर रहे हैं वो ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप एक्ट भी कर रहे हैं तो आप अपने रोल पे तो कॉन्सेंट्रेट करिए, बट देन यू मस्ट सी कि डायरेक्टर दूसरे लोगों को कैसे बताता है, क्योंकि कल हो सकता है आपको दूसरे प्ले में वो उस टाइप का रोल करना पड़े। तो कम से कम वो जो आपकी सीख मिली उससे फ़ायदा तो होगा। एक्टर्स क्या करते हैं जो आजकल के हैं, वो उनको बताया गया अरे साहब मैंने अपना सीख लिया, मैं कर लूँगा। सी दैट एटीट्यूड, या अपना जब डायलॉग, जब अपना रोल ख़त्म हो गया, बाहर निकल कर रिहर्सल रूम से चले गए। तो ये हम लोग नहीं करते थे। हम लोग को ये सिखाया गया कि आपको पूरी रिहर्सल में इन्वॉल्व रहना है। एंड आई टेल यू गोविंद, रिहर्सल जो है इट रिफ्लेक्ट्स इन योर परफॉर्मेंस। मुझे याद है जो दिल्ली के बहुत अच्छे एक्टर हैं, बसेसर राम का जो रोल करते थे, क्या नाम है उसमें, हम लोग सीरियल में, नाम माइक ऑन करके नाम लो। तो वो एक बार हम हाँ, क्या नाम दिया? भूल गया मतलब अब वो पति पत्नी दोनों लोग, कविता नागपाल जी के हस्बैंड, विनोद नागपाल जी। हाँ, तो विनोद नागपाल जी के साथ मैं एक फिल्म कर रहा था, क्या नाम है, मैं, मेरी पत्नी और वो, राजपाल यादव जिसमें हीरो थे। राजपाल ने मुझे उसमें रोल दिलाया था। मैंने कहा यार राजपाल, तू मुझे कैसे जानता है भाई, जो तुमने मुझे रोल दिलाया? बोला सर, जब आपने मंचकृति फेस्टिवल में नाटक पंछी या पंछिया किया था 1993 में, तो मैं ऑडियंस में था। तब से मैं आपसे इतना मुतासिर हुआ था कि मैंने सोचा था कि सर के साथ कभी रोल करूंगा। तो इस बार जब मुझे हीरो बनाया गया तो मेरे फादर इन लॉ का रोल था, तो मैंने डायरेक्टर से कहा कि आप रस्तोगी सर को बुलाइए। तो क्या तो विनोद नागपाल जी मेरे साथ उसमें रोल कर रहे थे। तो मेरा प्ले होना था ये पंछी जा पंछी, इसके बहुत सारे शोज कर चुके थे। तो मैंने कहा साहब 3 दिन बाद मेरा वो है, शो है। तो बोले आपकी रिहर्सल चल रही? मैंने कहा नहीं, आज से शुरू करेंगे। अरे बोले अनिल जी, आप कैसे 3 दिन की रिहर्सल में शो कर लेंगे? देखिए रिहर्सल तो पक्की होनी चाहिए। मैं उनका सेंटेंस विनोद जी का आज भी भूला नहीं। और वाकई में जो हमने 3 दिन की रिहर्सल की, इट रिफ्लेक्टेड इन माई परफॉर्मेंस। देयर वेर लैकुनास, वहाँ पर गैप्स हुए। तो रिहर्सल हमेशा जम के करनी चाहिए। ये आजकल के बच्चे नहीं समझते हैं कि रिहर्सल कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एक बार अगर उन्होंने शो कर लिया, सोचते अब तो डायलॉग याद है, अब तो हम कर ही ले जाएंगे। नो, दैट इज़ नॉट ट्रू। इफ़ यू हैव टू, अगर आप चाहते हैं कि थिएटर प्रोफेशनल बने, तो पहले आपको, भले ही इन टर्म्स ऑफ मनी आप प्रोफेशनल ना हो पाए, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस में आपको प्रोफेशनल होना होगा। ये ज़रूरी है। बात और सर कि एक होता है कि आप स्कूल में जाके ट्रेनिंग लेते हैं, पढ़ते हैं, और एक होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में भी पढ़ाई करते हैं, उससे भी आप एक्टर बनते हैं। क्योंकि आजकल मुझे एक्टिंग करा दो, डायलॉग दे दो, मुझे बोलने को कह दो, मैं कर लूँगा, बस इतना है। पढ़ना ज़रूरी नहीं कि आप स्कूल जाएँ तो कहीं ट्रेनिंग लिए ज़रूरी है। लाइफ में, ज़िंदगी में कितना पढ़ना ज़रूरी है सर? एज ए एक्टर पढ़ना भी ज़रूरी है और देखना भी ज़रूरी है। जैसे बड़े बड़े एक्टर्स हैं फिल्म्स के, अब जैसे सुरेखा जी थी, अभी उनका इंतकाल हुआ, मनोहर सिंह जी थे, नसीर साहब हैं, या आजकल मनोज बाजपेयी हैं, बड़े बड़े एक थे हमारे आपके ये नवाजुद्दीन हैं, जो नए एक्टर्स, पंकज त्रिपाठी हैं। मैं आपको बताऊं, पंकज त्रिपाठी इतना मॉडेस्ट बच्चा है, आज तो बड़ा स्टार हो गया है। रश्मि शर्मा के एक सीरियल में मेरे बेटे के रोल कर रहे थे पंकज। तो आज कितना बड़ा स्टार हो गया है वो। तो इनकी फिल्म देखनी भी पड़ती है, इनको देखते आप देखिए कैसे। हालांकि मैं नहीं देख पाता हूँ, मेरे में भी ये कमी है। कुछ जैसे मैंने बताया भाई, एक साइंटिस्ट भी रहा और घर की भी जिम्मेदारियाँ रही, लेकिन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। नए नए नाटक आप पढ़िए, नई नई, क्योंकि अलग अलग शैली में नाटक लिखे गए होते हैं, अलग अलग किरदार होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं,
फिल्में देखिए, एक्टर्स का काम देखिए। तो अगर आपको एक्टर बनना है, एक प्रोफेशनल एक्टर बनना है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और जैसे मैंने बताया कि आज एक्टिंग, वो बात अलग है कि कोरोना काल में हमारे कुछ साथियों को परेशानी हुई और काफ़ी लोगों को परेशानी हुई, वो बात अलग है। नहीं तो जितना ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन ये एक्टिंग है, जितना जिसमें आपको पहचान देता है, आपको पैसा देता है, आपको सेटिस्फैक्शन देता है, मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरा प्रोफेशन इतना सेटिस्फैक्शन, इतना ज़्यादा आपको दे सकता है। तो जो चीज़ जब आप उससे लेने के लिए तैयार हैं, तो उसके लिए तो आपको देना भी तो पड़ेगा ना, उसके लिए आपको ऐसी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। सर मतलब आपके साथ साथ में सब जितनी बात कर रहे हैं उतना कम ही लगता है सर, क्योंकि इतना मतलब सागर की तरह आप हैं, कितना कुछ है कि मतलब बात करते जाओ पता ही नहीं चलेगा सर। नहीं गोविंद, मैंने भी सब अपने गुरुओं से सीखा है और कोशिश करता हूँ कि भाई जितना उन्होंने सिखाया है उसको मैं कॉपी कर सकूं। और मैं हमेशा क्रेडिट, जैसे यहूदी की लड़की प्ले है, मैं उसका सारा क्रेडिट जो है मैं उर्मिल कुमार थपलियाल को देता हूँ। अभी मैंने एक फिल्म की थी, मैं आपको भेजूंगा, एक 10 मिनट की फिल्म है रेणुका शाहने जी के साथ, मैंने किया था आठवां, वो मराठी की फिल्म है। दैट इज अबाउट द डिमेंशिया पेशेंट। अब मैं तो कभी, भाई ईश्वर न करे मैं या मेरे परिवार में कोई डिमेंशिया का पेशेंट हो, तो आई डेंट नो हाउ ए डिमेंशिया पेशेंट वुड बिहेव। और मराठी में थी तो मैंने रेणुका जी से कहा, रेणुका शाहने से, कि रेणुका जी मुझे तो मराठी भी नहीं आती। बोले अनिल जी वो जितनी आपको मुझे चाहिए मैं आपसे बुलवा लूँगी। तो इट वॉज मोस्टली मैटर ऑफ एक्सप्रेशन कि वो आदमी कैसे मूव करता है, कैसे दुनिया को देखता है, कैसे अपने रिश्तेदारों को देखता है। तो उसका एक एक शॉट मुझे रेणुका जी बताती थे, अनिल जी मुझे अब ये शॉट चाहिए, ये एक्सप्रेशन, एंड आई यूज टू ट्रांसलेट। तो उसमें मेरा सिर्फ इतना क्रेडिट था कि मैं शतरंज के मोहरे की जगह जहाँ मुझे बिठाया जाता था मैं जम के बैठ जाता था, लेकिन शतरंज की चाल रेणुका जी चलती थी। ऐसे ही ईशफजादे में हबीब फैजल साहब मुझे गाइड करते थे, अनिल जी मुझे ये चीज़ चाहिए। वो मैं कोशिश करता था कि मैं जो एक्सपेक्टेड है मुझसे मैं उनको देने की कोशिश करूँ। और या जैसे मैंने आश्रम में 2-3 जगहों पे ऐसा हुआ कि मैंने कुछ अलग किया, प्रकाश जी कुछ और चाहते थे, तो उनका नहीं अनिल जी माई कॉन्सेप्शन इज दिस, देन आई यूज टू ट्रांसलेट इट लाइक दैट। तो मैं दैट वे मैं कहूँ गोविंद कि जहाँ मुझे थिएटर में एक से एक बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करने को मिला, बिसारिया जी के साथ, सूर्यमोहन के साथ, थपलियाल जी के साथ, कारण जी के साथ, रंजीत के साथ, अजय कार्तिक के साथ, BNA के जो हमारे टीचर्स रहे उनके साथ, फिल्म में भी मुझे एडवांटेज। मैंने श्याम बेनेगल जी के साथ संविधान सीरियल किया। आप सोचिए कि श्याम बेनेगल जी के साथ काम करना कितना बड़ा प्रिविलेज है। श्याम बेनेगल जी के साथ किया, अभी फैजल के साथ किया, सुधीर मिश्रा के साथ किया, तिग्मांशु धूलिया के साथ किया, बिल्कुल नए बच्चे शुभाशीष भूटियानी के साथ मुक्ति भवन। देखिए क्या जबरदस्त उस लड़के ने फिल्म बनाई है सर। मुक्ति भवन मैंने देखी है, बहुत सुंदर मूवी है सर, मैंने उसको देखा है। वो सिर्फ 25 साल का था जब उसने बनाया था, तो उससे भी मुझे बहुत सीखने को मिला। बल्कि आपको उसका किस्सा बताऊं, मुझसे संजय जी ने कहा, वो बनारस होके आए थे, कि अनिल जी वहाँ पर वो मुक्ति धाम हैं, तो चलिए हम आपको एक दिन ले चलते हैं, उसके मैनेजर हैं, आप देख लीजिए, तो यू लर्न फ्रॉम देम। मैं उन्हीं के घर पे था बॉम्बे में, तो वहाँ बांद्रा में रहते हैं। तो मुझे कुछ वो बात अच्छी नहीं लगी, तो मैंने कहा संजय जी वैसे तो आप प्रोड्यूसर हैं और ये आपका बेटा सुभाषी डायरेक्टर है, आप जैसा कहिएगा आई अबाइड बाय इट, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं रोल को शुभाशीष से डिस्कस करूँ और फिर मैं इनके सामने रीडिंग करूँ, उसमें आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। क्योंकि अगर मैं वो जो गुप्ता जी हैं वहाँ वाले, उनसे मैं मिल लेता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनको इमिटेट करूँ, उनकी नकल करूँ। और नकल करना गोविंद में मेरा मानना है बहुत मुश्किल काम होता है। तो नकल करने में न मैं नकल कर पाऊंगा, न मैं अपना कर पाऊंगा।
तो उसमें वो फिर गडमड हो जाएगा, वो मैं बीच का रह जाऊंगा। तो इस चीज़ को शुभाशीष ने भी अप्रिशिएट किया और संजय जी ने भी कहा कि नहीं, ये बात मैं आपकी समझता हूँ। तो वॉट एवर आई डिड, दिस वॉज ऑल विच वॉज टोल्ड टू मी बाई शुभी, हम लोग उसको शुभी कहते हैं शुभाशीष को। उसने जैसे मुझे बताया मैंने करने की कोशिश की, और आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने उसको भी पसंद किया। और ऑफ कोर्स उसमें मेरे साथ बड़े बड़े एक्टर्स थे, आदिल जैसा महान एक्टर, ललित साहब आज बेचारे नहीं हैं, ललित जी की वाइफ उसमें जो कि प्रोफेसर रही हैं पटियाला में, और वो एक बंगाली लड़की, सब अच्छे एक्टर्स मुझे मिले उसमें। और सर कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से शूट की गई है फिल्म जी। तो और मैं मतलब बताऊं, आई वाज सो प्रिविलेज्ड कि मुझे उनके साथ एक ऐड करना था संजय जी के साथ। तो मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा, मैं घर जा रहा हूँ। तो उनका अनिल जी ठीक है, आप ऐड छोड़ दीजिए, लेकिन मुक्ति भवन में तो आपको काम करना है। तो आई एम थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू मुझे नहीं लिया था, संजय ने और शुभी ने खुद मुझे, मेरी फिल्म शायद वो इशकजादे ही थी जिसको देख करके उन्होंने मुझे लिया था। तो बात कर रहे थे, जो आप बात कर रहे थे, मैं अभी शाम को रॉबिन सर के साथ बैठा था, तो रॉबिन सर ने वही बोला कि यार रेपर्टरी में हमेशा कहते हैं कॉपी करो। भाई मेरी बॉडी और उस आदमी की बॉडी जिसने पहले रोल किया दोनों डिफरेंट है, मैं उसकी कॉपी कैसे कर लूं? वो चीज मेरे अंदर आनी ही नहीं है, तो करना भी नहीं। जी जी। देखिए तो मैं एक प्ले था नामहीन किनारे जी, उसमें मैं एक पिंप का रोल करता हूँ। तो डायरेक्टर थे प्रयाग वर्मा जी, एलओपी वर्मा के बड़े भाई। तो उन्होंने जिस ढंग से मुझे बताया, मैंने सोचा लाओ कुछ हंगल साहब की नकल की जाए। हंगल साहब जैसा ग्रेट एक्टर, उनकी नकल इतनी आसान है। मैंने कुछ दिन कोशिश की, फिर छोड़ दिया। मैंने कहा भैया आप नहीं करो, उनको पाना बहुत मुश्किल है। ऐसी तो नकल करना बहुत मुश्किल काम होता है। कुछ लोग करते हैं, जैसे हमारे विजय वास्तव जी हैं। विजय वास्तव जी बहुत अच्छा इमिटेट करते हैं। हमारे अमृतलाल नागर जी का इमिटेट करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। कुछ एक्टर्स को बड़ा अच्छा इमिटेट करते हैं। ये भी एक अलग फन होता है लोगों में, लेकिन हर आदमी जो है वो इमिटेट नहीं कर सकता। इमिटेट करने के लिए भी बड़ी आपको अच्छी एक्टिंग करना पड़ती है, बहुत अच्छी समझ आपको होनी चाहिए एक्टिंग करने की। राजकुमार जी हैं, दिलीप साहब हैं। दिलीप साहब को तो खैर नहीं कोई कर पाया, राजकुमार जी की बहुत लोग एक्टिंग करने की नकल करते हैं। ही इज वेरी मच कॉपीड। तो सर दिलीप साहब को हर किसी ने जीने की कोशिश जरूर की कि उन जैसा कुछ कर पाए कुछ। सर बहुत अच्छा लगा सर। जी, दिलीप साहब को मतलब उनकी सबसे अच्छी खासियत जो मुझे लगी जब मैंने उनके बारे में पढ़ा भी, कि 50 साल में उन्होंने सिर्फ 50 फिल्में की। उन्होंने कहा मैं ज्यादा फिल्में करी, हाँ मतलब उन्होंने ज्यादा फिल्में नहीं की। बिल्कुल। लेकिन जो भी फिल्में उन्होंने की उसमें कुछ फिल्में छोड़ के, 8-10 फिल्में छोड़ के जितनी फिल्में, भाई आप ये सोचिए कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका एज ए अवार्डी नाम है कि उनको सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। मतलब 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। फिल्म फेयर ने जब 50th अपनी जुबली मनाई उसमें उनको अवार्ड दिया। फिल्म फेयर ने उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, कितने वो पाकिस्तान का उनको अवार्ड मिला, कितने तो उनमें तो उनके पागलपन भी तो वैसे ही था ना कि 50 रीटेक भी देंगे और कहेंगे नहीं अभी सही नहीं हुआ है, मुझे फिर से करना है। तो वो पागलपन दैट इज द एक्टर। नहीं ये तो खैर होता है। देखिए कभी कभी मैं भी डायरेक्टर से कहता हूँ, दिलीप साहब तो खैर महान, कि जैसे मैंने कोई शॉट दिया और ओके भी हो जाता है, लेकिन मैं डायरेक्टर से कहता हूँ कि अभी मैं डबिंग में मैंने यही किया। अभी मैं बॉम्बे गया था, एक फिल्म थी मेरी तौबा तेरा जलवा, आकाश आदित्य लामा ने बनाई थी। तो डबिंग मेरी ओके कर दी। मैंने कहा आदित्य ये डायलॉग यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा, आई वुड लाइक टू स्पीक अगेन जैसे। तो कहीं ना कहीं आपको भी लग जाता है कि यार आई कैन डू बेटर। देखिए हर एक्टर की एक लिमिटेशन है। मैं दिलीप साहब नहीं हो सकता हूँ, देवानंद नहीं हो सकता हूँ, कोई नहीं हो सकता हूँ,
लेकिन कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि अनिल रस्तोगी अपने में जितना है, जो भी 2% 4% है, दैट 4% शुड कम आउट, ये कोशिश होनी चाहिए। तो मतलब बड़ा एक्टर तो किसी को पाना तो बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर आप इतना ही कर ले कि आप इतनी मेहनत करें कि आपके में जो बेस्ट है, जो आप बेस्ट दे सकते हैं, वो आप दीजिए। आई थिंक दैट शुड बी वेरी सेटिस्फाइंग पॉइंट फॉर यू। जी सर। सर इसको यहीं पे रोकते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। मैं आपको फिर बुलाऊंगा, फिर आपसे बातें करूंगा, क्योंकि आपसे बात खत्म होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। वो जितना करेंगे उतना नहीं सर। थैंक यू तो मुझे कि मतलब जो मौका मिला आपसे बात करने का सर। नहीं, जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, मुझे सुना, मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी पेशेंस रखी। और जैसे मैंने बताया कि भाई मैं एक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्टर हूँ नहीं। सर वो तो है, मतलब वो एक्टर भी, और वो म्यूजिक में बोलते हैं ना सा, जीवन भर कोशिश करते रहो, साल लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो एक्टिंग करते रहे, और कब एक्टर तक पहुंचेंगे वो तो रेस ही लगी रहती है, और वो चलता रहता है जीवन पर्यंत। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर, और जितने लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया होगा। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत कुछ सीखने को मिला हम सबको। थैंक यू सर।